नमस्कार, मैं सचिन चौहान, आप सभी का स्वागत करता हूं द लक्ष्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी वोकैबुलरी के लिए एक सीरीज। इट विल बी ए 15 वीडियो सीरीज, जिसके अंदर हम 15 वीडियोस के अंदर सबसे पहले आज की क्लास के अंदर समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फिर हम साथ के साथ सीखेंगे कि वोकैब डेवलप कैसे करनी है। क्या सिर्फ वोकैब को याद करना हमारा काम है, हम 5 वर्ड पढ़ेंगे और उनको याद कर लेंगे? दोस्त, ऐसा होता तो अब तक तुम्हारी समस्या खत्म हो चुकी होती, क्योंकि बचपन से तुमने सुना है कि न्यूज़पेपर उठाओ, कोई भी 5 वर्ड निकालो और उनको याद कर लो, और ये चीज़ रोज़ करो, तुम्हारी वोकैब की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। बट क्या हम ऐसा करते हैं? आंसर है कि नहीं करते हैं। क्या ऐसा करने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं वोकैब की? तो आंसर है कि नहीं हुई है। परेशानी तो आज भी है वोकैब को लेके। तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? अब ये परेशानी अगर आपको दूर करनी है तो उसी के लिए ये 15 वीडियोज़ की सीरीज़ रहेगी। स्पेशली आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसके अंदर आपकी वोकैब पूछी जाती है, चाहे सीडीएस के एग्जाम की मैं बात करूं, एसएससी के किसी एग्जाम के बारे में बात करूं, एनडीए के बारे में बात करूं, या कोई भी एग्जाम है जहां पे वोकैब पूछी जाती है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। हम इन वीडियोस में प्रैक्टिस भी करेंगे, एज आई सेड कि प्रैक्टिस बुक आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, साथ में आपको याद भी मैं ही करवा दूंगा, साथ में हम आपको सिखा देंगे कि वोकैब्स बनती कैसे हैं, साथ में हम आपको सिखा देंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे ना, तो एग्जाम के अंदर कैसे वोकैब के क्वेश्चन नहीं होंगे मैं भी देखता हूं। लेकिन सारी चीजें शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। वो प्रॉमिस ये है दैट यू विल नॉट जस्ट स्टार्ट दिस सीरीज, यू विल फिनिश इट। भाई, इट इज ए जर्नी, ठीक है? हमें साथ में जिसको तय करना है, एक ऐसा सफर है, और इस सफर को तय करने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, साथ साथ आपको देखना है कि कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे एंगेज करेंगे। आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछेंगे। ये क्लास खत्म होने के बाद इसी पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो वर्कशीट इसमें अवेलेबल है उसको सोल्व भी करेंगे। नोट्स बनाते हुए आप चलना चाहते हैं साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर, तो नोट्स बनवा दूंगा, अदरवाइज ये पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है? लेकिन द ओनली थिंग विच यू हैव टू प्रॉमिस मी कि सिर्फ स्टार्ट करके नहीं छोड़ देंगे, जैसा हम बचपन से करते आए हैं कि हम शुरू करते हैं चीजों को बट खत्म नहीं करते। बट दिस टाइम वी विल डू दैट, और हम अश्योर करेंगे कि हमारे सीडीएस के एग्जाम के अंदर या कोई भी एग्जाम हम देने वाले हैं उसके अंदर वो कैब के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको जो समझने की जरूरत है वो है कि एग्जामिनर डू नॉट टेस्ट ओनली व्हाट यू नो। उसे नहीं मतलब है यार कि आपको कितना पता है, वो जानना चाहता है कि आपकी समझ कितनी है उन वर्ड्स को लेके। इसके बारे में भी डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन इससे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। डिच गड्ढा होता है, राइट? डिच का मतलब गड्ढा होता है, हाँ जी। ट्रेंच का मतलब भी गड्ढा होता है, ओके सर। ट्रेंच और डिच मुझे समझ में आ गया, ये गड्ढे होते हैं। सर, मोट भी गड्ढा होता है, बिल्कुल। इसके अलावा मैं बोलूँ तो रवाइन भी गड्ढा होता है, ओके। और सर, गली भी गड्ढा होता है। अरे, ये सारे गड्ढे हैं। अगर मैं याद करके चला जाऊं कि इन सब का मतलब गड्ढा होता है, और मैं समझूं ही ना इन अलग अलग चीजों के अंदर, अलग अलग वर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो क्या मैं एग्जाम में क्वेश्चन कर पाऊंगा? तो आंसर है नहीं कर पाओगे दोस्त। ये सारे गड्ढे अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे इस सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि हमने हमारी इससे पहले वाली वीडियो, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं, उसके अंदर भी डिस्कस किया था। लॉट मेनी डैश ऑफ गुरु रामदेव आर नॉट कन्विंस्ड विद कोर्ट्स वर्डिक्ट। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस को उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, बोल के देखते हैं कि बोलने में कैसा लग रहा है। अगर बोलने में मजा आ रहा है तो आंसर ठीक है, और बोलने में मजा नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी यही सिखाते हैं। सो लॉट मेनी फॉलोअर्स ऑफ गुरु रामदेव, भाई बढ़िया लग रहा है सर, फॉलोअर्स ही तो नहीं आंसर इसका, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, लॉट मेनी सपोर्टर्स ऑफ गुरु रामदेव, ये और भी अच्छा लग रहा है सर, इतना अच्छा लग रहा है, कहीं यही तो नहीं आंसर? सर, बिलीवर्स होंगे ना, लॉट मैनी बिलीवर्स ऑफ गुरु रामदेव जो कन्विंस नहीं है कोर्ट के वर्डिक्ट से। सुनने में तो ये भी अच्छा लग रहा है। और लास्ट वाला सर, एकोलाइट्स। अब ये मतलब मुझे नहीं पता है, या आप में से किसी को अगर पता है कि इसका मतलब भी फॉलोवर जैसे ही कुछ होता है, तो सर एक सेकेंड वेट करो। क्यों? 4 वर्ड आपने मुझे बताए, आपने बताया फॉलोवर, आपने बताया सपोर्टर, आपने बताया बिलीवर, आपने बताया एकोलाइट्स। ये चारों तो सर सिनोनिम्स हैं, चारों का तो एक ही मतलब है। और जब चारों का मतलब एक ही होता है तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली आंसर कैसे दे पाऊंगा? यहाँ पे मुझे यहाँ पे आंसर देने के लिए मुझे तो कुछ ऐसा जानना पड़ेगा ना जो मुझे नहीं पता है अभी तक। तो वो क्या है? वो ये है कि एकोलाइट्स जो होते हैं, दिस इज ए प्रिसाइज वर्ड, जहां पे आपको चीजों को समझने की जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। एकोलाइट्स का मतलब होता है फॉलोअर्स ऑफ ए मंक। जो किसी मंक को, किसी साधु को, किसी प्रिस्ट को फॉलो करते हो, उनको हम बोलते हैं एकोलाइट्स। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? राइट आंसर विल बी एकोलाइट्स। इवन चारों के चारों सिनोनिम्स हैं, बट हमेशा आपसे क्वेश्चन के अंदर वो कभी भी सिनोनिम पूछता ही नहीं है। वो आपसे पूछता है क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या है। सो योर क्लोजेस्ट सिनोनिम हियर, द राइट आंसर हियर इज एकोलाइट्स। सर, ये तो मुझे समझ में आया।
कि मुझे सिर्फ ये याद नहीं करना है कि 4 वर्ड होते हैं, वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है और उनके सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, मुझे उनकी डेप्थ के अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सर मैं ये पढ़ तो लूंगा, मुझे याद कैसा रहेगा? ये तुम्हें याद रहेगा बेस्ड ऑन योर फ्रीक्वेंसी जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर? भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप कितना ज्यादा उन वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस इज क्वारंटाइन। क्वारंटाइन हम 2019 से पहले यूज नहीं करते थे। जब कोविड आया, जब लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया, तब से हमें समझ में आने लगा। हमने इस वर्ड को अखबार के अंदर इतना देखा, डेली भाषाओं के अंदर इतना यूज किया, डेली की कन्वर्सेशन में यूज किया, घर पे यूज किया, बाहर यूज किया, सोशल मीडिया पे हमने इस वर्ड को देखा, टीवी चैनल्स पे हमने इस वर्ड को देखा कि हमें याद हो गया है कि क्वारंटाइन करके एक वर्ड होता है और क्वारंटाइन का मतलब होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन आइसोलेशन कैसी? कि यार कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहां पे हमें डिसीज को फैलने से रोकना है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको आइसोलेट कर दिया जाता है तो आपको क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इसके लिए और कोई वर्ड आइसोलेशन के अलावा हम यूज कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, दैट इज कॉन्फिनमेंट। ठीक है सर। सर रेफरेंडम भी सुना है सर मैंने। रेफरेंडम मैंने सुना है सर, पॉलिटी के अंदर सुना है कि रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह, कि गवर्नमेंट हेल्ड ए रेफरेंडम टू डिसाइड द न्यू पॉलिसी, कि न्यू पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट ने रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह करवाया, अपने देश के लोगों से पूछा कि आप बताओ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोगों ने वोट किया और जो वो उन्होंने वोट किया उसी के बेसिस पे मुझे पता चला कि उनके जो ऐसे लोगों से पूछे जो फैसले लिए जाते हैं, इस चीज को रेफरेंडम कहते हैं। सर देखो मैंने ये वर्ड भी बहुत यूज किया है, ये वर्ड भी मैंने बहुत यूज किया है, लेकिन ये दोनों वर्ड मेरे लिए नए हैं। इन दोनों वर्ड्स को तो मैंने सुना ही नहीं कभी। अब नहीं सुना तो कैसे पता होगा? सो सबसे पहले अपन बात करते हैं साल्वो के बारे में। साल्वो साल्वो का मतलब होता है रैपिड फायर। रैपिड फायर या फिर हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस फायर, कि एक के बाद एक लगातार फायर हो रहा है। अब ये बुलेट्स का भी हो सकता है, ये किसी क्वेश्चंस का भी हो सकता है, किसी भी चीज सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे द सोल्जर फायर्ड ए साल्वो ऑफ बुलेट्स टुवर्ड्स द एनिमी, तो साल्वो यानी कि रैपिडली फायर किया उन्होंने। और लास्ट वाला वर्ड सर ये तो बोल भी नहीं पाएंगे हम, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सच, ऐसे टीजेड। ये बोलने में इतना आता है, लिखा पूरा जाता है। सच का क्या मतलब है? एग्जांपल से समझते हैं। द कंपनी यूज सच लेदर इंस्टेड ऑफ जेन्युइन लेदर। क्या जेन्युइन लेदर उन्होंने यूज करना चाहिए था बट वो उन्होंने यूज नहीं किया, तो क्या यूज किया उन्होंने? उन्होंने यूज किया सच लेदर। सच का मतलब होता है फेक, या सर्च का मतलब होता है आर्टिफिशियल, या सर्च का मतलब होता है लोअर क्वालिटी का। इस सारी चीजें सर्च के मतलब में आती हैं। अब सर्च आपने कभी यूज नहीं किया, साल वो आपने यूज नहीं किया इसलिए आपको याद नहीं थे। अगर आपने पहले इनको यूज किया होता तो आपको आज ये आते होते। लेकिन क्वारंटाइन रेफरेंडम हमने लगातार यूज किए हैं, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सर? नए वर्ड सीख तो लोगे आप आज, बट अगेन आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और प्रैक्टिस के लिए मैंने इसी पीडीएफ के अंदर आपको बहुत सारी जगह पे स्पेसेस दिए हैं, तो आप इस पीडीएफ को करोगे डाउनलोड, निकालोगे प्रिंट, और प्रिंट निकाल के इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे। अभी साथ साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ओके, क्या हम किसी बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं सर? क्या हम बांट सकते हैं चीजों को, वर्ड्स को? हम बिल्कुल बांट सकते हैं, हम बांटते आए हैं। हम दो बेसिस पे पार्ट करते हैं यहाँ पे, एक होता है डिनोटेशन, एक होता है कॉनोटेशन। डिनोटेशन होता है किसी भी चीज का लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी के अंदर उसका क्या मीनिंग है। कॉनोटेशन होता है उसको एसोसिएटेड मीनिंग क्या है या इमोशनल मीनिंग क्या है। जैसे कि तुम में से किसी ने मुझे कल मैसेज किया, सर यू आर वेरी कूल। आप में से किसी का मुझे ये मैसेज आया, यू आर वेरी कूल। तो यहाँ पे वो आदमी कहना चाह रहा था कि सर आप बहुत स्मार्ट, आप बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे, आप अच्छे से दिखने वाले, अच्छे से खुद को कैरी करने वाले बढ़िया से इंसान हो, अच्छे लगते हो आप। तो दिस इज द इमोशनल मीनिंग, सो दिस इज द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड कूल हेयर। बट अगर वो मुझसे मिला होता और मेरा हाथ होता फ्रिज में, या फिर फ्रिज से वो निकाल के लाता आइसक्रीम, और फ्रिज से निकली हुई आइसक्रीम के लिए वो बोलता आइसक्रीम इज रियली कूल या आइसक्रीम इज वेरी कूल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो यहाँ पे कहना चाहता है जो आइसक्रीम है वो ठंडी है सर, बहुत ठंडी है, खाओगे तो बीमार हो जाओगे, बट खाएंगे ठंडी ही क्योंकि मजा आता है। सो हियर इट इज द लिटरल मीनिंग। तो जहां पे हम लिटरल मीनिंग यूज करते हैं वहां पे डिनोटेशन उस चीज को बोलते हैं। जहां पे हम इमोशनल या फिर एसोसिएट मीनिंग यूज करते हैं उसके लिए हम कॉनोटेशन यूज करते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कोई भी कॉनोटेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दोगे, ठीक है? जितने भी हम प्यारे प्यारे गालियां देते हैं वो गालियां हमेशा आपकी कॉनोटेशंस होती हैं। जितना भी बुरा भला आप किसी को कमेंट सेक्शंस के अंदर या कहीं पे भी बोलते हो, दैट आर कॉनोटेशंस। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी तारीफ है, किसी की आप तारीफ करते हो यूजुअली, तो तारीफ भी यूजुअली आप कॉनोटेशन फॉर्म में करते हो, ना कि लिटरल वर्ड नहीं यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आया। कोई डाउट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब दो वर्ड है हमारे पास, ये आपने नहीं सुने कभी। ये क्या वर्ड है सर? एक वर्ड हमारे पास है अनइंटरेस्टेड। सर ये वर्ड मैंने इतना सुना है ना, मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद अनइंटरेस्टेड था वो कैब्स को सीखने में। बट सर डिसइंटरेस्टेड मैंने सुना ही नहीं। डिस्पोसिबल सुना है सर, रील्स में सुना है, डिस्पोसिबल जैसा कुछ होता है। तो वही है क्या सर? ऐसे ही लिख दिया क्या आपने यहाँ पे भी? बट नहीं दोस्त, समझते हैं इस चीज को। अनइंटरेस्टेड होता है नॉट इंटरेस्टेड, कि यार मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तू जो कह रहा है ना,
जो भी तू बहाने दे रहा है, मेरा मन ही नहीं है वो बहाने सुनने का। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल कि तूने क्या बहाना दिया ना पढ़ने के लिए। डिसइंटरेस्टेड होता है अनबाइज्ड, कि भाई दो लोग मेरे पास आए, वो बोले सचिन भैया, मैं कहा हाँ जी, बोला यार हमारे बीच में ना ये लड़ाई हो रखी है और आप हेल्प कर दो हमारी, हमें सॉल्यूशन दे दो, ये वाला पर्सन सही है या बी वाला पर्सन सही है। बट डिसइंटरेस्टेड आंसर देना, अनबाइज्ड आंसर देना, इसलिए इंटरेस्ट मत शो मत कर देना कि ये वाला आपसे ज्यादा प्यार करता है तो इसके पक्ष में दे देता हूँ आंसर। नहीं, जब भी मैं अनबाइज्ड होकर आंसर दे रहा हूँ दैट मीन्स डिसइंटरेस्टेड आंसर दे रहा हूँ। कोई भी जज है तो जज को कैसे आंसर देना चाहिए, कैसे फैसले सुनाने चाहिए, डिसइंटरेस्टेड फैसले सुनाने चाहिए। समझ में आया? वेरी गुड सर। लेकिन आपने यहां भी कुछ वर्ड लिखे हैं, आपने लिखा है ओप्रेस और रिप्रेस। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओप्रेस और रिप्रेस सिनोनिम्स होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल ठीक हो तुम। बट सर तो क्या अलग अलग वर्ड लिखे हैं तो क्या दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा? अभी देख लेते हैं। एक सेंटेंस में देता हूं आपको, दैट इज रशिया। रशिया ओप्रेस किसको? यूक्रेन को। ठीक है, रशिया ओप्रेस यूक्रेन। अब रशिया दबा रहा है यूक्रेन को, इस बात में कोई डाउट नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है हमारा। लेकिन क्या मैं यहां पे रिप्रेस यूज करूंगा? डोंट नो, लेट्स सी। रिप्रेस का मीनिंग दबाना नहीं होता है, रिप्रेस का मीनिंग होता है कंट्रोल करना। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ऑप्रेस या रिप्रेस इन्फ्लेशन। कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ना, दबाने की कोशिश थोड़ी करती है। रिप्रेस इन्फ्लेशन, समझ आया? तो रिप्रेस मीन्स कंट्रोल, ऑप्रेस मीन्स दबाना, डोमिनेट करना। इसका मतलब होता है डोमिनेट करना। अब आपको ना ये पीडीएफ मिल रही है खाली, तो ये आपको खुद भरनी है कि ओप्रेस का मीनिंग क्या है, रिप्रेस का मीनिंग क्या है। इस तरीके से जब आप फिल करते हुए जाओगे तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी और आपको याद हो जाएगा। अब समझते हैं जी आपके जीवन में प्रॉब्लम किस लेवल की है। अब बीमारी का पता होना चाहिए ना कि आपको बीमारी किस लेवल की है। बेसिक लेवल की बीमारी है तो छोटी मोटी दवाई से काम चल जाएगा। बहुत बड़ी बीमारी है तो भाई साहब बड़ी दवाइयां देनी पड़ेगी, ज्यादा डोज आपको देनी पड़ेगी। तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है वो कैब के अंदर वो किस लेवल की प्रॉब्लम है। तो आई हैव डिवाइडेड इन 5 सेक्टर्स या 5 लेवल्स वो कैब को, कि जिससे हमें पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सो लेवल 1 ऑफ वोकैब के बारे में बात करते हैं, जहां पे आप वर्ड फैमिली को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, अलग अलग एस्पेक्ट समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्डहुड, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। अगर आपको इन पांचों के अंदर डिफरेंस पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप लेवल 1 पे ही परेशान हो। तो हमें इतनी बेसिक से चीजें स्टार्ट करनी है, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि हम उस लेवल पर जाएंगे वोकैब के अंदर जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। ओके सर, तो क्या डिफरेंस होता है भाई? चाइल्ड मतलब बच्चा, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल होता है। चिल्ड्रन अगेन इट्स ऑल्सो बच्चा, नाउन ही है ये भी, बट इट इज प्लूरल है। चाइल्डहुड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक आपको नहीं पता होगा, एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं इसको, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। इवन एट द एज ऑफ 70, कोई आदमी है जो 70 साल का है, ही रिटेन्ड ए डैश सेंस ऑफ वंडर एंड एक्साइटमेंट वेन एवर ही लर्न समथिंग न्यू। कि यार उसके अंदर वंडर आता है, अच्छी फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट वो भी एक पॉजिटिव फीलिंग है। तो यहाँ पे दोनों फीलिंग्स पॉजिटिव है। ऐसी दो पॉजिटिव फीलिंग आती हैं, वो कैसी हैं? चाइल्डिश है, चाइल्ड है, जुवेनाइल है, इमेच्योर है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, चाइल्ड लाइक। सर चाइल्डिश क्यों नहीं? चाइल्डिश भी तो बच्चे जैसी होती है, बच्चे की तरह ही तो करता होगा वो। नहीं दोस्त, क्यों? क्योंकि चाइल्ड लाइक इज ए पॉजिटिव वर्ड एंड चाइल्डिश इज ए नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड। कॉनोटेशन हमने अभी सीखी। चाइल्ड लाइक इज हैविंग पॉजिटिव क्वालिटीज लाइक ए चाइल्ड सच एज इनोसेंस, क्यूरियोसिटी, वंडर। A childlike is the negative qualities of a child such as immaturity, silliness. तो जब भी तुम्हारा कोई दोस्त बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, और वो बच्चों जैसी हरकतें क्यूट हैं, वो इनोसेंस से भरी हुई हैं, तो आप कह देते हो ना कोई चाइल्डिश बिहेवियर, गलत बोलते हो, इट इज ए चाइल्ड लाइक बिहेवियर। और जब भी वो बचकानी हरकतें कर देता है कि यार नॉनसेंस इंसान है, सिविक सेंस है ही नहीं, बेवकूफ़ इंसान, बिल्कुल ऐसा गंदा आदमी, तो ऐसी पर्सनैलिटी के लिए आप चाइल्डिश यूज करते हो। चाइल्ड लाइक इज ए पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड एंड चाइल्ड लाइक इज ए नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड। हर चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म मेड द ट्रिप एंजॉयबल। कुछ अच्छा हुआ है ना यहाँ पे, तो चाइल्ड लाइक। अगर यहाँ पे उसने खराब कर दी होती ट्रिप, तो हम यहाँ पे चाइल्ड लाइक की जगह चाइल्डिश यूज करते हैं। इट वॉज चाइल्डिश ऑफ हिम टू थ्रो ए टेंट्रम व्हेन ही लॉस्ट द गेम। जब गेम हार गया तो ताने मारने लग गया उल्टे सीधे, तो इट इज ए वेरी बेवकूफों वाला बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्ड लाइक हर्ट इंस्पायर एडमिनिस्ट्रेशन, चाइल्ड लाइक हर्ट इंस्पायर एडमिरेशन, ए चाइल्डिश एटीट्यूड इनवाइट्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, अगर चाइल्ड लाइक हो तो तारीफ होगी, चाइल्डिश हो तो क्रिटिसिज्म होगा। बहुत सिंपल। आगे चलते हैं। लेवल 1 समझ में आया? बिल्कुल आया। अब लेवल 2 में तो बहुत लोगों का हाथ तंग होगा, आई एम ऑलरेडी श्योर। फाउंडर का मतलब पता है?
फाउंडर का मतलब सर पता है हमें, हमें पता है स्टीव जॉब्स हैं जो वो फाउंडर है सर एप्पल के, तो फाउंडर का मतलब तो हमें पता है क्या, ए पर्सन हु स्टेबलाइज स्टार्ट और क्रिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कंपनी और ए मूवमेंट, एनीथिंग। जब भी हम फाउंडर को नाउन की तरह यूज करते हैं इसका मतलब है उसने उस चीज को स्टार्ट किया था, स्टेबलाइज किया था। बिल्कुल ठीक है, 2000% ठीक है। लेकिन क्या हम फाउंडर को एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सर नहीं सुना कभी, अभी सुनते हैं। फाउंडर जब हम एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू फेल, to collapse, or to become unsuccessful after making progress. The project foundered because of poor planning. कि प्रोजेक्ट हमारा कोलैप्स कर गया, फेल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि पुअर प्लानिंग थी। और ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड आता है यहां से, टू फिल वाटर एंड सिंक। एक शिप के बेसिस पे इस वर्ड को हम देखते हैं कि जब एक शिप के अंदर छेद हो जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद वो शिप सिंक कर जाती है। इस चीज के लिए हम फाउंडर का यूज करते हैं। और एज ए वर्ब जब हम इसका यूज करते हैं तो एक तरीके से ये शिप जो थी ये फेल हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है कि फाउंडर को जब भी हम वर्ब की तरह यूज करेंगे इसका मतलब होगा टू फेल, टू कोलैप्स, टू बिकम अनसक्सेसफुल आफ्टर मेकिंग प्रोग्रेस। सो योर सेकंड कमेंट शुड बी यू हैव टू गिव एन एग्जांपल यूजिंग फाउंडर एज ए वर्ब इन द कमेंट सेक्शन। देखो साथ साथ पढ़ते हुए चलोगे, साथ साथ लिखते हुए चलोगे तो आई प्रॉमिस तुम्हें चीजें याद ही करवा के भेजूंगा आज यहाँ से। तुम्हारा टाइम ले रहा हूँ और वादा मत भूलना, एग्जाम क्लियर होने के बाद तीन चीजें, एग्जाम क्लियर होने तक तीन चीजें तो चाहिए कि मुझे डेडिकेशन चाहिए तुम्हारी, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए तुम्हारी, साथ चाहिए तुम्हारा। एग्जाम क्लियर होने के बाद मिठाई लेके आनी है, साथ में मिठाई खाएंगे और 10 किलोमीटर भागने जाएंगे। ये प्रॉमिस मैं तुमसे ले चुका हूँ। जस्ट इन केस इफ यू डोंट रिमेंबर तो याद दिलाता मैं रहूंगा बीच बीच में। ठीक है चलो, लेवल 2 पे ही हैं हम, और कुछ बातें करनी है तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड के बारे में सुना है? सर सुना है ना, ज्योग्राफी पढ़ी है हमने, आपको क्या लगता है हमने नहीं पढ़ी? लैटिट्यूड होता है सर लेटी हुई लाइनें ग्लोब्स पे, और लॉन्गिट्यूड होता है खड़ी खड़ी लाइनें, तो ये तो हमें पता है। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। सर दिल्ली लाइज एट द लैटिट्यूड ऑफ अबाउट 28 डिग्री नॉर्थ। देखा, यही होता है सर। बिल्कुल ठीक है दोस्त। बट लैटिट्यूड का एक मतलब और होता है जो कि होता है फ्रीडम। बट सर, तो मैं मतलब आप कहना चाह रहे हो क्या मैं फ्रीडम फाइटर की जगह लैटिट्यूड फाइटर लिख सकता हूं क्या? सो द आंसर इज नहीं लिख सकते हो आप, नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकता हूं सर? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्ट स्लैश थिंक या बिहेव, इस चीज को कहा जाता है लैटिट्यूड। जहां पे आपके पेरेंट्स आपको कह देते हैं कि तेरी मर्जी है भाई, जो कोर्स ज्वाइन करना है वो वाला कोर्स ज्वाइन कर, जो करियर चूज करना है वो करियर चूज कर, दिस इज योर फ्रीडम, सो दिस इज योर लैटिट्यूड। द जज वॉज गिवन लैटिट्यूड इन इंटरप्रेटिंग द लॉ। ये तो पता ही है ना, बोल देते हैं बेसिक डॉक्ट्राइन को कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है, पॉलिटी के अंदर बोल देते हैं। तो लेकिन बेसिक डॉक्ट्राइन है क्या, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे जज, टाइम टू टाइम। जब उनका मन करेगा कि ये चीज बेसिक है वो बोल देंगे बेसिक डॉक्ट्राइन का पार्ट है, जब उन्हें लगेगा ये नहीं है तो बोल देंगे ये वाली चीज पार्ट नहीं है। तो इट इज देयर लैटिट्यूड। ओके गुड। एक वर्ड और ऐसे सीख लेते हैं हम, एक्विट हमने करके एक वर्ड सीखा। एक्विट सर हमें पता है, एक्विट होता है बरी कर देना, टू फ्री फ्रॉम द ब्लेम ऑफिशियली, कि मैं किसी को बोल देता हूं कि ये गिल्टी है ही नहीं, ट्रायल के बाद उसको एक्विट कर दिया, ये तो मुझे पता है सर। द कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। देखा सर आता है, बट क्या तुम्हें सेकंड मीनिंग भी पता है इसका? सेकंड मीनिंग होता है टू परफॉर्म और टू बिहेव और टू कंडक्ट oneself in a certain manner which is expected from you, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो उस तरीके से काम करेगा। जैसे मैं तुम एज ए स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करोगे, इस चीज पीडीएफ का तुम प्रिंट निकालोगे और उसमें तुम प्रैक्टिस करोगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम सारी वीडियो को एंड तक देखोगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि वो अपना काम अच्छे से करेगा। शी एक्विटेड हरसेल्फ एडमायरेबली ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के अंदर एक्सपेक्ट किया गया है उससे कि वो अच्छे से बिहेव करेगी और उसने किया, बस यही मतलब होता है एक्विट का। सर ठीक है, अब जहां से हमने चीजें स्टार्ट की थी, वोकैबुलरी लेवल 3। सर डिच का क्या मतलब होता है? अच्छा डिच का मतलब सर दो मीनिंग पता है हमें डिच के, इस बार हमें दो मीनिंग पता है। एक होता है गड्ढा सर, कि कोई गड्ढा है, और एक डिच होता है छोड़ देना, कि उस लड़की ने उस लड़के को डिच कर दिया, रिलेशनशिप में छोड़ दिया, गड्ढे में धक्का दे दिया। तो यहीं से डिच का मीनिंग, वो सेंस जो आपको पता है वो निकल के आती है। बट क्या आपको पता है ट्रेंच भी गड्ढा होता है, मोट भी गड्ढा होता है, रवाइन भी गड्ढा होता है, गली भी गड्ढा होता है। लेकिन सर इनके अंदर डिफरेंस क्या है? अलग अलग आपने गड्ढे तो बता दिए, लेकिन क्या डिफरेंस है इनके अंदर वो हमें नहीं पता है, आप बता दीजिए। तो ट्रेंच होता है बंकर। बंकर कैसा बंकर? भाई जिसके अंदर फौजी छुपे होते हैं वो बंकर बनाते हैं ना, उस तरीके के बंकर को हम ट्रेंच बोलते हैं, इसलिए उसके अंदर छिप जाने को हम एंट्रेंच होना कहता है। यहीं से वो वर्ड निकल के आया है। सर मोट, मोट क्या होता है? मोट इज ए वाइड डिच। कैसा वाइड डिच सर? सराउंडिंग ए कैसल। राजे महाराजे देखे तुमने, पुराने पुराने किले होते थे जो,
उन किलों के चारों तरफ गड्ढा खोद दिया जाता था और उस गड्ढे के अंदर पानी भर दिया जाता था। हाँ सर, ये सब तो हमने देखा है। तो उस स्पेशल टाइप के गड्ढे को हम मॉट बोलते हैं। रवाइन क्या होता है? रवाइन इज ए नैरो, डीप वैली, स्टीप साइड के साथ। इस तरीके के गड्ढे को हम रवाइन कहते हैं। और गली क्या होता है? गली होता है नैरो पैसेज, मेड थ्रू वाटर फ्लो। सर समझ में आया तो, लेकिन कम आया, अब ज्यादा आएगा। आ जाओ देख लेते हैं क्या होता है। जैसा हमने बोला, डिच क्या होता है? डिच होता है गड्ढा। यूजुअली ग्राउंड के अंदर कोई भी गड्ढा है उसको हम डिच बोल देते हैं, छोटा सा कोई भी गड्ढा होता है। ट्रेंच जैसा हमने बात किया, ए लॉन्ग डीप डिच डग इन द ग्राउंड स्पेशली फॉर सोल्जर टू लिव और फॉर डिफेंस। इस तरीके से बना दिया जाता है लड़ाई के टाइम पे। मॉट हमने डिस्कस किया था कि ये किला है, किले के चारों तरफ हम खड्डा खोद के उसमें पानी डाल देते हैं। वो पानी इसलिए हम डाल देते हैं, उसके अंदर मगरमच्छ या जो भी छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ देते हैं, ताकि बाहर से कोई हमला करे तो वो किले के ऊपर ना चढ़ सके। रवाइन जैसा हमने बताया था, इन नैरो डीप वैली विद स्टीप साइड्स फॉर्म्ड बाय इरोजन इज कॉल्ड रवाइन। एंड गली, गली इज ए स्मॉल रवाइन हम बोल सकते हैं, जो पानी की वजह से ही बना है, एक बेसिक सा गड्ढा, उसको हम गली बोल देते हैं। सो सर यूज क्या है इन चीज़ों का? ये अलग अलग वर्ड्स क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें एक ही चीज़ के लिए? वो हम ऊपर सीख चुके हैं दोस्त कि आपके एग्जाम के अंदर सिनोनिम के अंदर ही 4 ऑप्शन दे देगा, बट रियल आंसर क्या होगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको अलग अलग वर्ड की एसेंस समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वो आती होगी तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, नहीं आती होगी तो नहीं कर पाओगे। ओके सर, आपने नीचे भी कुछ वर्ड लिखे हैं, मैसेकर, जेनोसाइड, कार्नेज, इनके अंदर भी कुछ डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है जी। मैसेकर होता है इनडिस्क्रिमिनेट एंड डेलिब्रेट किलिंग। क्या होता है? इनडिस्क्रिमिनेट एंड डेलिब्रेट किलिंग। कि यार मैंने जानबूझ के लोगों को मारा है, और जब मैंने उनको मारा ना, मैंने किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मैंने सबको मारा है। कोई एग्जांपल? हाँ जी, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला मैसेकर बोलते हैं हम, ठीक है, कि मैसेकर हुआ था। सर जेनोसाइड के बारे में कुछ बताइए। जेनोसाइड होता है 1984, याद करो, कि जब आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही मारते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है, जब आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ही उनकी किलिंग्स करते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है जेनोसाइड इन ए प्लान्ड मैनर। सर कार्नेज क्या होता है? कार्नेज भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा सर, सुना तो ऐसा ऐसा ही कुछ है, बताओ ना क्या होता है? कार्नेज होता है, अगेन इट्स रिलेटेड टू किलिंग्स, ऑब्वियसली तभी इनके साथ में लिखा हुआ है। बट किस तरीके की किलिंग्स जी? वॉयलेंट किलिंग्स, वॉयलेंट किलिंग्स ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझो, यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास, कार्न। कार्न इज ए रूट वर्ड फॉर बॉडी। कार्न का मतलब होता है बॉडी, तो इसलिए कार्नेज इज रिलेटेड टू किलिंग्स। कार्न से कोई और वर्ड याद है हमें? बिल्कुल है, कार्निवल। कार्निवल में क्या होता है? बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, बहुत सारी बॉडीज अवेलेबल होती हैं, कार्निवोरस, ये सब सुना है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज कि एक एयरप्लेन है, एयरप्लेन क्रैश हो गया, और एयरप्लेन जब क्रैश हुआ उसमें 40 लोगों की डेथ होगी, दैट इज ए एक्सीडेंट एक तरीके से। तो इट विल बी मैसेकर, जेनोसाइड या कार्नेज? सोच लो, 5 मिनट ले लो, ब्रेक है ना, पोज करके सोचना, पोज करके सोच लो। सो इट विल बी कार्नेज। सो योर एक्सीडेंटल किलिंग्स, जब एक्सीडेंट के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी तो भी हम उसको कार्नेज ही बोलेंगे। तो कार्नेज 2 कंडीशंस में बोलते हैं, जब एक्सीडेंटल किलिंग्स ज़्यादा होती हैं या फिर वॉर के टाइम पे किलिंग्स होती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्नेज। जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी किलिंग की जाती है उसको बोलते हैं जेनोसाइड, CIDE इज ए वर्ड फॉर डेथ। एंड मैसेकर, जब हम इनडिस्क्रिमिनेट और डेलिब्रेट किलिंग्स करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं मैसेकर, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ यही याद कर लोगे कि सर मैसेकर, जेनोसाइड, कार्नेज तीनों का मतलब होता है नरसंहार, कि तीनों के अंदर लोग मर रहे हैं, तो दोस्त जब ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम के अंदर, तो आप इनके तीनों के अंदर डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं लेवल 4 ऑफ अवर वोकैबुलरी, दैट इज बेस्ड ऑन कॉनोटेशन। क्या कॉनोटेशन सर? क्यूरियस क्या होता है? क्यूरियस सर किसी को कुछ जानना होता है। इंटरेस्टेड, कि आप इंटरेस्टेड हो कि सर और कितनी देर पढ़ाओगे और क्या क्या पढ़ाओगे। अच्छा ठीक है सर, प्राइम क्या होता है? ये भी ऐसा ही कुछ सेंस का वर्ड है जिसका मतलब है जानना। तो सर इन तीनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस क्या है? तीनों वर्ड के अंदर जो डिफरेंस है वो कॉनोटेशन का है। क्यूरियस इज ए न्यूट्रल वर्ड, कि हम पॉजिटिव सेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टेड इज ए पॉजिटिव वर्ड,
कि जब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ध्यान लगा के आप सच में चीज़ें जानना, सीखना, समझना चाहते हो, तब आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ के अंदर। और प्राइंग इज ए नेगेटिव कनोटेशन वर्ड, जब आपको मजा आ रहा है दूसरे की चुगली सुनने में, इसलिए आप बार बार उसको पोक कर रहे हो, बार बार अपने दोस्त को पूछ रहे हो, भाई बताना बताना तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था। ओ, तुम तो इसलिए पूछ रहे हो कि तुम्हारा ब्रेकअप भी तो हुआ था, तो तुम कंपेयर करना चाहते हो। सो हियर यू आर प्राइंग, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी का एक और एग्जांपल है, एल्डरली, ओल्ड और सीनियर सिटीजन। एल्डरली इज अगेन इन न्यूट्रल वर्ड। ओल्ड इज है ना, किसी को तुम बोलो बुढ़े हो तुम, तो बुरा लगेगा ना उसे सुनने में, इसलिए इट इज इन नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड। और सीनियर सिटीजन इज ए पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड। जब मेट्रो स्टार्ट हुई थी दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे ओल्ड पीपल करके लिखा होता था, ओल्ड सिटीजन करके लिखा होता था, तो लेकिन बाद में उसको चेंज करके अभी सीनियर सिटीजन कर दिया गया है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जब आप किसी चीज़ को थोड़ा शुगर कोट करके बोलते हो कि यार मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव बोलने में बुरा बुरा लगेगा, किसी को बुढ़ा बोलने में बुरा लगेगा, किसी को ओल्ड बोलूंगा तो बुरा लगेगा, तो उसको ना यार मैं सीनियर सिटीजन कह के बोल देता हूँ, थोड़ा शुगर कोट करके बोल देता हूँ, थोड़ा मीठा बोल देता हूँ, थोड़े वर्ड्स जो है वो अच्छे चूज कर लेता हूँ। तो उस चीज़ के लिए हम टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। एंड ईयू इज अगेन ए रूट वर्ड फॉर गुड। नेक्स्ट हम जो लेवल सीखने चाह रहे हैं वो है डिग्री का फर्क क्या होता है, कि कोई चीज़ कितनी है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ वेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिच, एफिलेंट, ओपुलेंट। या रिच जिसके पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास फॉर्च्यूनर है, ही इज रिच। लेकिन किसी के पास अगर यहाँ पे मैं बोलूँ डिफेंडर है, तो ही इज एफिलेंट। लेकिन कोई एक मेरा भाई है जो 4 जी वैगन चलाता है, 4-4 करोड़ की 4 गाड़ियाँ उसके पास, तो ही इज ओपुलेंट। तो अमीर कितना है, इस चीज़ के लिए भी अलग अलग वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो चीज़ों की डिग्री होती है कि कम डिग्री है, ज़्यादा डिग्री है, बहुत ज़्यादा डिग्री है, तो उस चीज़ के बेसिस पे अलग अलग वर्ड एग्जिस्ट करते हैं जो आपको समझने और सीखने चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमें समझ में आ गया कि सर वो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा तो चारों सिनोनिमस भी दे सकते हैं, तो हमें चारों वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। हमें वर्ड की एक चीज़ के लिए हिंदी मीनिंग याद नहीं कर सकते हम, जैसे मैं गड्ढा याद नहीं करूंगा डिच के लिए, मोट के लिए, सब चीज़ों के लिए। मैं उनकी एसेंस से समझूंगा कि हर एक का पर्टिकुलर यूज़ क्या है। उसके साथ मैं डिग्री समझूंगा कि डिग्री क्या है, उसके साथ मैं कॉनोटेशन समझूंगा कि यार कॉनोटेशन क्या है, कि वो नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है या पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। मैं चाइल्ड लाइक बोलूंगा किसी को या चाइल्ड डिश बोलूंगा किसी को, एग्जाम के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। अब एक और चीज़ हम समझेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं रूट वर्ड, और इसके लिए ना एक प्यारा सा वर्ड और होता है इटाइमोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो हम सीखेंगे कि वर्ड्स बने कैसे हैं, रूट वर्ड्स की हेल्प से भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, हम पिक्चर्स की फोटो की हेल्प से भी हम चीज़ें पढ़ेंगे कि हम फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, हम क्वेश्चंस की हेल्प से भी चीज़ें पढ़ेंगे कि मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपसे। उसके बाद मैं चीज़ों की कॉनोटेशन भी आपको समझाऊंगा, मैं आपको डिग्री भी समझाऊंगा। एक चीज़ मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि मैं आपको एक फॉर्म समझा दे रहा हूँ वर्ड की, तो उसकी बाकी ग्रामेटिकल फॉर्म आप समझने की कोशिश करो साथ के साथ। जैसे मैंने बोला, अगर मैं चाइल्ड पढ़ा दे रहा हूँ आपको, तो चिल्ड्रन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप समझ लो, है ना, उसके हेल्प से कि चिल्ड्रन क्या होता है। ठीक है, तो चलो रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड इज द फाउंडेशन ऑफ वर्ड दैट कंटेन इट्स बेसिक मीनिंग। हमने जैसे कुछ रूट वर्ड्स के ऊपर ऊपर डिस्कस किया था, यूफेमिज्म जब हम पढ़ रहे थे, तो ईयू मैंने बताया था आपको रूट वर्ड होता है। कारण मैंने आपको पढ़ाया था कि कारण भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बॉडी। और मैंने आपको रूट वर्ड बताया था साइड, साइड का मतलब होता है डेथ से रिलेटेड कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारे रूट वर्ड्स हैं। अब बायोलॉजी, इसके अंदर बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ। एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है जो पहले आता है, जो रूट वर्ड से पहले आता है। प्रीफिक्स कम्स बिफोर द रूट वर्ड एंड मॉडिफाई इट्स मीनिंग। जैसे व्यू होता है, देखना, प्रीव्यू होता है टू सी बिफोर। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या अंदर पढ़ाया जाएगा, क्या प्रीव्यू है उसका। सफिक्स जो पीछे आता है, हाउ सिंपल। जैसे टीच होता है पढ़ाना, टीचर, यहाँ पे ए पर्सन जो टीच करता है। ठीक है, तो ये सफिक्स हो गए। तो इजी फॉर्मूला क्या है, प्रीफिक्स पहले लगता है, रूट उसका मीनिंग होता है एग्जैक्ट, और सफिक्स बाद में लगता है। इतना सा आपको याद रखना है, और हम बहुत सारे रूट वर्ड्स के हेल्प से भी चीज़ों को कवर कर लेंगे। पहला रूट वर्ड जो हम स्टडी करने वाले हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे हम सबसे पहले, दैट इज फाइल। अब आपको फाइल भी लिखा मिल सकता है, फिलो भी लिखा मिल सकता है, फिलिया भी लिखा मिल सकता है। और आपको मान लो फाइल लिखा है तो फिलिया आप अपने आप समझ जाओगे जी। ओके, कैसे, प्लूवियो फाइल क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड से सीखते हैं। अच्छा, इसका मतलब होता है लव। प्लूवियो फाइल, अगर फाइल लिखा दिख रहा है आपको पीछे, दैट मीन्स किसी चीज से तो प्यार है इस इंसान को, तो लवर है ये। किसका लवर है जी, ये लवर ऑफ रेन। प्लूवियो फाइल होता है जिन्हें बारिश से बहुत प्यार होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया क्या, नाउन। अगर ये नाउन है तो फीलिंग को क्या बोलेंगे सर, उस फीलिंग को, जिस फीलिंग का नाम है ना, जो लव है, उसको क्या बोलेंगे, वो होगा प्लूवियोफिलिया। ठीक है सर। और सर, और भी कुछ है, एडजेक्टिव भी होगा। किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे प्लूवियोफिलिक। अब मैंने तुम्हें एक वर्ड पढ़ा दिया, तो उसके साथ उसके अलग अलग एसेंस आप समझ गए, कि मैंने आपको नाउन समझा दिया उसका, उसका आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप समझ गए क्या होगा,
और उसका आप एडजेक्टिव समझ के क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको साथ साथ सीखते हुए चलना है, दैट विल मेक इट ईजी फॉर अस। और आपने मतलब एक वर्ड नहीं सीखा यहाँ पे, आपने 1 2 3 वर्ड सीखे, ठीक है। चलो, फिल हेलेंस क्या होता है? फिल हेलेंस होता है लवर, अगेन लवर ऑब्वियसली, ऑफ ग्रीक कल्चर, जिसे ग्रीस देश की, है ना, ग्रीक कल्चर से बहुत प्यार हो, ग्रीस देश की चीज़ों से बहुत प्यार हो, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं फिलहेलीन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फिलोसफी। ओके, फिलोसोफी, फिलो लव, लव लव फॉर सोफी, सोफी इज विजडम, सोफी इज विजडम। अच्छा, जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे ना, तो मैं आपको प्लेन पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, तो ये वर्ड के सामने मीनिंग आपको इस तरीके से खुद लिखने हैं। और जो, ठीक है, लव फॉर विजडम इज फिलोसफी, और लवर को क्या बोलेंगे? लवर को हम बोलेंगे फिलोसोफर। हाँ, तो मैं कह रहा था आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो ये खाली भी मिलेंगे आपको, आपको इसको फिल करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फिलोलॉजी, व्हाट इज फिलोलॉजी जी? फिलोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, साइंटिफिक स्टडी को हम बोल देते हैं। लॉजी स्टडी ना, किसी भी चीज़ के पीछे लॉजी लिखा होता है तो हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, इसी तरीके से याद करो उस चीज़ को, ठीक है। तो फिलोलॉजी, तो नॉट लव ऑफ स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, कि लव है तुम्हें उस चीज़ से तो तुम सीख रहे हो उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा। गायनी पता है? गायनी इज ए रूट वर्ड जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते आए हैं रियल लाइफ के अंदर, गायनेकोलॉजिस्ट हम सुनते हैं। तो और फिलो सुना है सर? फिलो होता है लव, गायनी होता है वुमन, तो इट इज़ लव फॉर वुमन, इट इज़ काइंड ऑफ फीलिंग विच इज सिमिलर टू लव फॉर वुमन, बट और अच्छे से मैं इसको बोलूँ तो हम बोलेंगे रिस्पेक्ट फॉर वुमन, बिकॉज देर इज, है ना, ये रिस्पेक्ट से रिलेटेड बात है, नॉट ओनली लव। ये सेक्सुअल लव के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिलोडॉक्स, फिलोडॉक्स, डॉक्स, कोई और वर्ड याद आता है डॉक्स से? आता है, कौन सा? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? ऑर्थोडॉक्स होते हैं जिनका एक ओपिनियन होता है और वो उसको चेंज करने को तैयार ही नहीं है किसी भी कीमत पे, तो मतलब ओपिनियन से रिलेटेड कुछ बात है, एग्जैक्टली exactly। और फिलो मतलब लव, हाँ। तो जिस इंसान को खुद के ओपिनियन से प्यार हो, क्या ऐसे इंसान को हम फिलोडॉक्स बोलेंगे? तो आंसर इज यस, वन हु लव्स द वंस ओपिनियन, ऐसे इंसान को फिलोडॉक्स बोलोगे। फिलैंथ्रोपी, एंथ्रोपी इज मैनकाइंड, मैनकाइंड, एंड फिल इज लव, तो इट इज लव फॉर मैनकाइंड। फिलोमैथ क्या होता है? मैथ इज ए रूट वर्ड वी यूज फॉर लर्निंग, तो फिलोमैथ इज लवर ऑफ लर्निंग। समझ में आया? आई होप आया होगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कभी भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, है ना, आई विल गाइड यू फॉर दैट। फिलोमूज क्या होता है? अगेन समथिंग रिलेटेड टू लव, बट किस चीज़ के लिए प्यार है ये प्यार है पोइट्री के लिए, ठीक है, लवर ऑफ पोइट्री, या फिर लिटरेरी थिंग्स जो होती हैं, लिटरेचर वगैरह से जिन लोगों को प्यार होता है उन लोगों के लिए भी हम सेम वर्ड यूज कर देते हैं, लिटरेरी थिंग्स। फिलोथिज्म, ओके, फाइल इज फॉर लव, ओके, अनदर रूट वर्ड हेयर THI, इसका मतलब होता है गॉड। कहाँ सुना है ये आपने? ये सुना आपने थीस्ट, अथीस्ट, ये सब सुना है? हाँ, सुना है। तो व्हाट इज फिलोथिज्म? फिलोथिज्म इज लव फॉर गॉड। अच्छा, लवर ऑफ गॉड को क्या बोलेंगे? लवर ऑफ गॉड को हम बोलेंगे थियोफाइल, ठीक है। एग्जाम्पल मीराबाई, ठीक है। फिलेंडर, फिलेंडरर, फिलेंडरर इज, इसका एक सिनोनिम वर्ड होता है दैट इज कैसेनोवा, लेडीज मैन, एक ऐसा आदमी जिसका अपनी बीवी के अलावा बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा हो, सेक्सुअल अफेयर चल रहा हो, ऐसे लोगों को हम कैसेनोवा बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम फिलेंडरर बोलते हैं। फिलोडेमिक, DEM, सर सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना है? डेमोक्रेसी में सुना है सर, डेमोक्रेसी में सुना है ना। डेमो इज फॉर पीपल, क्रेसी इज फॉर शासन, लोगों का शासन होता है उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो फिलो इज लव एंड डैम इज पीपल, तो लव फॉर पीपल इज कॉल्ड फिलोडेमिक। सर मुझे तो आ गया, लव फॉर पीपल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फिलोडेल्फी, ये क्या होता है? इट इज लव फॉर ऑल मैन एज ब्रदर, इज फिलोडेल्फी। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर अगेन लव से रिलेटेड कुछ चीज है, तो दैट इज लव पोशन,
ये मूवीज़ वगैरह में दिखाता है ना कि एक ऐसा पोशन है, ऐसी दवाई, ऐसा पानी सा है, जादुई पानी, जिसको तुम पी लोगे और तुम्हें प्यार हो जाएगा सामने वाले जिस इंसान को तुम देखोगे। ठीक है, दैट इज फिल्टर। अच्छा, अभी तक हम जो फाइल के वर्ड कर रहे थे उनमें फाइल हमारा आगे आ रहा था, राइट, प्रीफिक्स का काम कर रहा था। बट क्या फाइल हमारा सफिक्स का काम भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कहाँ करेगा? अभी यही करेगा। देखो, बिब्लियो फाइल, बिब्लियो इज फॉर बुक्स, तो बिब्लियो फाइल कौन होगा? लवर ऑफ बुक्स, है ना। बिब्लियो फाइल विल बी लवर ऑफ बुक्स। हिप्पो फाइल कौन होता है? जिसे हिप्पो से प्यार है ना, जिसे घोड़ों से प्यार है, लवर ऑफ हॉर्सेस। हॉर्स के लिए हम यूज करते हैं। ऐसा कौन एग्जांपल है हमारे आसपास? रणदीप हुड्डा जी, है ना, ही लव हिज हॉर्सेस। अस्तबल भी है उनके पास खुद का। नियो फाइल, अगेन वेरी 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 इजी। नियो मिलेगा या तुम्हें कहीं नोव लिखा मिल सकता है, दैट मीन्स न्यू थिंग्स, जिसे नई चीज़ों से प्यार हो, ऐसे इंसान को हम बोलोगे नियो फाइल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी इजी। दिक्कत आएगी अभी इसके अंदर। हाँ जी, पीडोफाइल क्या होता है? सर मैं बताता हूँ। पीडियाट्रिशियन मैंने सुना है बच्चों का डॉक्टर होता है, तो पीडो इज बच्चा, है ना, चाइल्ड, पीडो इज चाइल्ड। तो जो बच्चों से प्यार करेगा, सर फाइल इज फॉर लव, तो जो बच्चों से प्यार करेगा वो पीडोफाइल कहलाएगा। सो आंसर इज नो। यहाँ पे कॉनोटेशन नेगेटिव है इस वर्ड की। ओके, नेगेटिव कॉनोटेशन है तो प्यार नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा? अब्यूज करेगा। किस तरीके से? सेक्सुअली अब्यूज करेगा। वन हु अब्यूजेस, वन हु अब्यूजेस चाइल्ड इज कॉल्ड पीडोफाइल। एंग्लो हमें पता है इंग्लिश, फाइल हमें पता है लव, लवर ऑफ इंग्लिश इज एंग्लोफाइल। लोगो वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं, फाइल लव, है ना, लवर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड लोगोफाइल। नेक्रोफाइल इज एन इंटरेस्टिंग वर्ड। नेक्रोफाइल होता है वन हु फील्स, वन हु फील्स अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कहां? टुवर्ड्स डेड बॉडीज। कुछ होते हैं ऐसे साइको लोग, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नेक्रोफाइल। जीनोफाइल, जीनोफाइल इज काइंड ऑफ इजी वर्ड, लवर ऑफ फॉरेनर्स, जिसे फॉरेन की ही चीज़ें पसंद आती हों या फॉरेन के ही लोगों में उसे लगता है कि हाँ यही लोग अच्छे होते हैं, यही हैं देवता, ऐसे लोगों को हम जीनोफाइल बोलते हैं। ओके, और कोई वर्ड है हमारे पास? है, एक वर्ड है हमारे पास, सिनेफाइल। इसका मीनिंग आप गेस करो। फाइल इज लव, सिन इज सिनेमा, जिसे सिनेमा से प्यार हो, जिसे मूवीज देखना बहुत पसंद हो। और हमारे पास वर्ड है फूडोफाइल, जिसे हम, है ना, फूडी भी बोल देते हैं यूजुअली, कि मैं फूडी हूँ। अब फूडोफाइल हो जी, आपको खाने पीने से प्यार है, मैं फूडोफाइल हूँ जी। ठीक है, एक वर्ड हम एस्ट्रोटॉक सुनते हैं ना, तो एस्ट्रोफाइल एक वर्ड होता है। एस्ट्रोफाइल एक वर्ड होता है। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स, एस्ट्रो इज ए रूट वर्ड फॉर स्टार्स। फाइल इज लव, तो जिन्हें, है ना, तारों से प्यार हो, ऐसे लोगों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एस्ट्रोफाइल। तो द पॉइंट इज कि हमने सिर्फ फाइल रूट वर्ड नहीं सीखा है यहाँ पे, ठीक है। फाइल के साथ साथ हमने यहाँ पे एस्ट्रो सीखा है, सीने सीखा है, एंग्लो सीखा है, पीडिया सीखा है, एक गाइनी हमने सीखा है ना, एंड्रो हमने सीखा है, एंड्रॉइड सीखा है। इसके अलावा हमने डॉग्स के बारे में सीखा है, लॉजी हमने सीखा है, सोफी हमने सीखा है, हेलीन हमें पता लग गया कि हम यूज़ करते हैं ग्रीक कल्चर के लिए, प्लूवियो हम यूज़ करते हैं रेन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं साथ साथ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए कि जितने वर्ड मैं आपको करवा रहा हूँ वो तो आप कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ बहुत सारे वर्ड जो आपने नहीं भी पढ़े हैं, बट आपके सामने अगर एग्जाम के अंदर आ जाएंगे तो आप कर लोगे, क्योंकि वो आप सीख गए हो। लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एटलीस्ट अगेन। अब एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, एक ट्रिक मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक, जो आपको एग्जाम के अंदर चीजें बहुत ज्यादा आसान कर देगी। कि आपके एग्जाम के अंदर सिनोनिम, है ना, आ जाते तो हम कर लेंगे। एंटोनिम्स अगर पूछ लिया सर तो मैं क्या करूंगा? अगर उसने मुझसे पूछ लिया जीनोफाइल का एंटोनिम क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो कुछ नहीं करोगे दोस्त, जीनो को ढूंढोगे, फाइल कर उल्टा लिख दोगे, दैट इज फोप। जीनोफाइल का उल्टा जीनोफोब। अगर सर उसने जीनोफीलिया दिया होता तो मैं क्या करता? जीनोफीलिया उसने मुझे दिया होता तो मैं क्या करता? तो आप जीनोफोबिया कर देते। और ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरीके का पहले आ चुका है, फोबिया ना। तो फीलिया दिखेगा तो फोबिया कर देंगे, फाइल दिखेगा तो फोब कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और, अच्छा सर ये तो पीछे आ रहा है ना, ये तो मैं चेंज कर दूंगा, अगर आगे आएगा तो क्या करूंगा सर मैं? आगे भी आ सकता है। ओके, वर्ड हम सीखने की कोशिश करते हैं अभी, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा मेरे साथ, दैट इज फिलोगैमी। ये वर्ड आपने मेरे साथ आज नहीं सीखा है, बट फिलो इज समथिंग विच इज कॉल्ड लव एंड गैमी इज ए रूट वर्ड फॉर मैरिज। ऐसा इंसान जिसको, है ना, शादी करने से प्यार है कि शादी हो जाए मजा ही आ जाएगा, है ना, पोपटलाल टाइप।
और फिर एक आदमी होता है जो चाहता है कि यार शादी ना हो मेरी, वो इसका उल्टा कहलाएगा। तो वो क्या होगा भाई, गैमी तो एज इट इज रहेगा। तो आपको ऑप्शन के अंदर ढूंढना है मिजोगैमी, फिलोगैमी का उल्टा मिजोगैमी। अगर फिलो प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है और उसका हमें उल्टा लिखना है तो हम मिजो ढूंढेंगे, और फाइल हमारा एज ए सफिक्स यूज हो रहा है उसका उल्टा हमें ढूंढना है तो हम फोब ढूंढेंगे। और इस बेसिस पे आपके सीडीएस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिलैंथ्रोपिस्ट का उल्टा क्या होता है ये आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अगर बताना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हम इन सारे वर्ड्स के जो हमने अभी भी पढ़े हैं, क्या हम इनके एंटोनिम सीख गए? सो द आंसर इज हम सीख गए। ओके सर, ये सब सीखने के बाद जैसे फिलोडेमिक का अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं, ऐसा इंसान जिसको डेमोक्रेसी पसंद ही ना हो, जिसे लोग ही ना पसंद हो, तो मिजोडेमिक आप लिख दोगे। ठीक है, बिब्लियोफाइल का उल्टा आप क्या लिखोगे? बिब्लियोफोब लिख दोगे। समझ आया? लवर ऑफ गॉड तो आपने लिख दिया, फिलोथिज्म लव फॉर गॉड, उसका उल्टा क्या लिखोगे? मिसोथिज्म हेट फॉर गॉड। थियोफाइल का उल्टा क्या लिखोगे? थियोफोब, वो पर्सन जो पसंद नहीं करता भगवान को। समझ आया? परफेक्ट। अब एक रूट वर्ड हम सीखेंगे और इस रूट वर्ड की हेल्प से हम फॉरेन फ्रेजेस भी सीख जाएंगे। आपके एग्जाम में एक बार फॉरेन फ्रेजेस पूछी गई थी एंड एवरीबडी वाज लाइक कि भाई ये पूछ कैसे लिया, ये तो फ्रेंच है, ये तो स्पेनिश है, ये हमारे पेपर में आती थोड़ी है। तो द आंसर इज ये आती है, पहले भी आ सकती थी, उस साल आ गई, आगे भी आ सकती है, तो पढ़ना है। ठीक है जी, तो हमारे पास रूट वर्ड है एम या AMI। इसका क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब प्यार मोहब्बत की बातें मैंने बोला था ना आपसे करेंगे, तो इसका मतलब लव होता है, या फिर इट इज मोर ओवर ए फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, हम बोल सकते हैं। फ्रेंडशिप जैसा लव होता है। ठीक है, ये फ्रेंडशिप के लिए हम यूज कर लेते हैं AM। ओके सर, तो एमिएबल सर मैं समझ में आ रहा है मुझे, आपने बोला फ्रेंडशिप से रिलेटेड वर्ड है, तो मुझे समझ में आ रहा है एमिएबल इज फ्रेंडली, है ना? AMI आया है यहाँ पे। बिल्कुल दोस्त, आपने सही समझा है, फ्रेंडली होता है सर। लेकिन यहाँ पे आपने एमिकेबल वर्ड लिखा है और मुझे इसका वर्ड मतलब भी फ्रेंडली जैसा ही कुछ लग रहा है। भाई बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, ग्रामेटिकल कोनोटेशन है ना, ग्रामेटिकल सेंस के बारे में बात करें तो क्या है? एमिएबल सर एडजेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। सर एमिकेबल भी तो एडजेक्टिव है ना? बिल्कुल दोस्त। सर दोनों का मतलब फ्रेंडली है, दोनों एडजेक्टिव हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? दोस्त यहां समझो, ये आएगा पेपर के अंदर। एमिएबल हमेशा पर्सन होता है, ही इज ए एमिएबल पर्सन। ठीक है, और एमिकेबल थिंग्स हो सकती हैं, एमिकेबल वे ऑफ डूइंग हो सकता है, दैट हिज एमिकेबल वे ऑफ डूइंग इम्प्रेस मी। तो यहां पे एमिकेबल लिखेंगे, एमिएबल वे ऑफ डूइंग नहीं लिखेंगे। समझ आया? परफेक्ट। ऐसे ही एमेच्योर देखो, एमेच्योर कहाँ से आया? AM से आया है, फ्रेंडली से आया है। एमेच्योर का मीनिंग मोस्टली लोगों को हमें पता है कि यार यारी दोस्ती में जो आदमी काम कर दे, या नॉन प्रोफेशनली जो काम कर दे एक तरीके से। तो प्रोफेशनली का उल्टा होता है, जो नॉन प्रोफेशनली काम कर दे हमारे लिए, उसको हम एमेच्योर बोल देते हैं। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल वे में जो कि हमारे लिए काम कर दे उसको एमेच्योर बोलते हैं। ठीक है सर, यहां तक मुझे समझ में आ रहा है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोरस एंड अमेट्री? दोस्त दोनों का मतलब प्यार से रिलेटेड है, दोस्ती से रिलेटेड है, लेकिन दोनों की अगेन एसेंस चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका यूज केस चेंज हो जाएगा। दोनों एडजेक्टिव हैं, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है। तो अमोरस इज फॉर पर्सन, अमोरस इज फॉर पर्सन एंड अमेट्री इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन अगेन। तो अमोरस क्या होता है? इट इज परटेनिंग टू लव, बोलो तो प्यार से रिलेटेड है, बट इट इज मोर सेक्सुअल साइड, pertaining to love। और अमेट्री क्या होता है? अमेट्री होता है पैशनेट अबाउट रिलेशनशिप, कि यार रिलेशनशिप के लेके मैं पैशनेट हूँ, एंड इट इज लेस, है ना? इसकी डिग्री, मैंने बोला था डिग्री के हिसाब से भी हम चीज़ें समझेंगे, लेकिन इसकी डिग्री सेक्सुअल नहीं है, प्यार से रिलेटेड है ये चीज़ें। वो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए चीज़ें करना चाहता है, करता है, बट हियर थिंग्स आर नॉट सेक्सुअल। और कोई एग्जांपल दे सकते हो सर इसका? दे सकता हूँ सर, कि आपकी प्रेमिका ने, ऑल्दो आपके पास प्रेमिका नहीं है, बट स्टिल लेट्स सपोज कि आपकी कोई प्रेमिका है और उस प्रेमिका ने आपको एक लेटर लिखा, तो आप अमेट्री लेटर लिख सकते हो। ठीक है, द लेटर वाज एज अमेट्री लेटर, बट क्या अमोरस लेटर लिख सकते हो? तो आंसर इज नो। तो जब भी आप उन चीज़ों के बारे में बात करोगे जो आपकी रिलेशनशिप को पैशनेट है, स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनके लिए हम अमेट्री वर्ड यूज कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो मोर सेक्सुअल हैं उसके लिए हम अमोरस यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्ट पर्सन के रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऐसे ही दो वर्ड हो रहे हैं हमारे पास, लेट्स टॉक अबाउट द, है ना, दोज वर्ड्स एज वेल। एक है हमारे पास सेंचुअल, ये सबने सुना है, सेंचुअल। सेंचुअल इज अगेन रिलेटेड टू सेक्सुअल, कि आइटम नंबर डांस होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, तो हर सेंचुअल परफॉर्मेंस, है ना, वो सेंचुअल परफॉर्मेंस देते हैं, डांस परफॉर्मेंस देते हैं। क्यों?
क्योंकि वो इसीलिए तो बना है वो गाना, है ना, एक सेक्सुअल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। बट एक वर्ड हमारे पास होता है सेंसुअस। सेंसुअस सेंसुअस होता है एनीथिंग दैट इज अट्रैक्टिव, एनीथिंग दैट इज अट्रैक्टिव टू आवर सेंसेस। अब वो सुनने में भी अच्छी लग सकती है, वो देखने में भी अच्छी लग सकती है। जैसे मैं म्यूजिक के बारे में बात करूं, दैट सेंसुअस म्यूजिक, है ना, गिव मी प्लेजर, कि ये वाला जो गाना है ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। दिस म्यूजिक इज सेंसुअस म्यूजिक, नॉट सेंसुअल म्यूजिक। अगर कोई व्यू मुझे दिख रहा है, उस व्यू के लिए मैं यूज करना चाहता हूं, तो मैं सेंसुअस यूज करूंगा, सेंसुअल यूज नहीं करूंगा। सो इस तरीके से वर्ड के बारे में कुछ कुछ आपको पता है, बट उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज केस क्या है वो हमें सीखना है। इसी तरीके से अमेट्री का मैं यूज करूंगा उन चीजों के लिए जो प्यार से रिलेटेड है, जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। लेकिन जब मुझे उसी रिलेशनशिप की सेक्सुअल वे में बात करनी होगी, पर्सन को लेकर, तो मैं अमोरस वर्ड यूज करूंगा। समझ आया? इसी तरीके से अगर मुझे फ्रेंडली बिहेवियर के बारे में बात करनी होगी तो मैं एमिकेबल यूज करूंगा। किसी फ्रेंडली चीज के बारे में बात करनी होगी तो मैं एमिकेबल यूज करूंगा। लेकिन मुझे किसी फ्रेंडली पर्सन के बारे में बात करनी होगी तो मैं एमिएबल वर्ड यूज करूंगा। यहां तक समझ में आया? परफेक्ट। एमिनिटी, एमिनिटीज वी ऑल नो, सुविधाएं, है ना, सुख सुविधाएं। अमिटी, एमिटी नहीं सुना है सर, एमिटी सुना है सर, यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो जो एमिटी में पढ़ रहे हैं उन लोगों को खुद नहीं पता होता कि एमिटी का मतलब क्या होता है, तो आज जान लो दोस्त, कोई पूछ लेगा मेरे से समझ गया तो। ओके सर, एक और वर्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एनामोर। एनामोर में अमोर करके मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट इज अ वर्ब। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू गेट अट्रैक्टेड। किस सेंस में? ऑफ कोर्स प्रेम की सेंस में, कि है ना, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, उस फीलिंग के लिए हम यूज वर्ड करते हैं एनामोर। अमीगो सुना है? अमीगो सुना है सर। अमीगो क्या होता है? एक गाना आया था सर कृष्णा का, कृष्णा ने कहा था होला अमीगो, तो अमीगो होता है फ्रेंड। एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, वी अमीगोज, तो हम दोस्त। ये तो समझ में आया। अच्छा, टू गेट अट्रैक्टेड, है ना, लव, पहली नजर में मैं कैसा जादू कर दिया, इस फीलिंग के लिए एक और वर्ड होता है। इसका एक और सिनोनिम आप याद कर सकते हो, दैट इज बिसॉटेड। BESOTTED। और सर मैंने तो एक और बिसॉटेड सुना सर, ये स्पेलिंग थोड़ी होती है बिसॉटेड की। बिसॉटेड की स्पेलिंग होती है सर BESOUGHTED, ये स्पेलिंग होती है ना बिसॉटेड की। तो दोस्त ये भी होती है, बट इस बिसॉटेड का मतलब होता है अलग। इस बिसॉटेड का मतलब होता है प्लीड करना, है ना, प्लीड करना। कैसे प्लीड करना? हार्ट फेल्ट अपील करना, बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज़ ये करवा दीजिए। मैं तुम लोगों से, है ना, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं बिल्कुल ऐसे प्लीड कर रहा हूँ कि दोस्त अगर इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो ना, मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एंड तक बने रहना। मैं प्लीड कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं बिसॉटेड कर रहा हूँ आप लोगों से कि नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आएंगी जो आज पढ़ा रहा हूँ, जो आगे पढ़ाऊंगा, और सारे क्वेश्चन एग्जाम के आपकी सीरीज से हो जाएंगे। द ओनली थिंग इज कि तुम साथ बनाए रखना, और मजा आएगा एग्जाम वाले दिन। जब लोग कहेंगे ना, लोग कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, और तुम कहोगे मैं तो करके आया था, मजा आएगा उस दिन, और वो मजा लेने के लिए हम तैयार रहेंगे। अच्छा, ये तीनों वर्ड हमने देखे। 3 वर्ड है हमारे पास, अमोर, अमोर, अमोरे या अमोर। क्या मतलब है सर इनका? क्या मतलब है इनका? तीनों का मतलब होता है लव। इसका मतलब भी लव है, इसका मतलब भी लव है, और इन दोनों का मतलब भी लव है। सो व्हाट इज द डिफरेंस सर? डिफरेंस इज वेरी इजी ब्रो। ये अमोर है स्पेनिश में, ये अमोर है इटालियन में, ये इटालियन है, और ये है फ्रेंच में। तो आप, अमोर का मतलब समझ में आया? अमोर का मतलब होता है लव। ठीक है, तो फॉरेन फ्रेजेस के अंदर आपको कहीं अमोर लिखा मिले तो समझ जाना प्यार वर्ड के लिए यूज हुआ है। हम फॉरेन फ्रेजेस कैसे यूज होती हैं वो सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये स्पेनिश वर्ड सीखा, ये इटालियन में सीखा, ये फ्रेंच में सीखा। इसी तरीके से 2 वर्ड और होते हैं हमारे पास, दैट इज इनामोराटो एंड इनामोराटा। व्हाट इज द डिफरेंस सर? सर ऐसा लग रहा है कि एक मेल है एक फीमेल है, ऐसा लग रहा है कि एक मेल है और एक फीमेल है, और मीनिंग दोनों का कुछ कुछ सेम सेम जैसा ही होगा, लेकिन बस इतना ही डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ए मेल विद whom someone has fallen in love। एक ऐसा आदमी जिसके साथ किसी को प्यार हो गया उसे इनामोराटो बोलेंगे, और ऐसी फीमेल, ए फीमेल जिसके साथ किसी को प्यार हो गया है उस फीमेल को इनामोराटा बोलेंगे। हाउ सिंपल इट इज। ओके सर, यहाँ पे आपने 3 स्पेलिंग लिखी हैं। आपने लिखा है टीएमओ, टीएमओ एंड जिटैम, जिटैम। ओके, क्या मतलब है इनका? अगेन, अमो है सर,
कुछ तो प्यार से रिलेटेड है, और ये अमो मुझे अमोर जैसा कुछ कुछ लग रहा है, तो बिल्कुल दोस्त ये आई लव यू लिखा है, ये लिखा है आई लव यू, ये लिखा है अगेन स्पेनिश के अंदर, ये लिखा है अगेन इटालियन के अंदर, और ये लिखा है अगेन फ्रेंच के अंदर, तीनों आई लव यू लिखे हैं। एंड याद करना है इटालियन आई, तो यहाँ पे भी आई है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जिस लैंग्वेज के अंदर आप चाहते हो, स्पेनिश के अंदर चाहते हो, इटालियन के अंदर चाहते हो, फ्रेंच के अंदर चाहते हो, लिखना चाहते हो आई लव यू, लिख सकते हो दोस्त, आई लव यू ऑल। ठीक है, व्हाट इज अमांडा? अमांडा इज शी हु इज टू बी लव्ड। एक ऐसी है ना लड़की जो प्यार करने लायक है, जिससे प्यार करना ही चाहिए, है ना, हु डिजर्व टू गेट लव, ऐसी लड़की के लिए हम अमांडा यूज करते हैं। ओके, कुछ और फॉरेन फ्रेजेस के साथ हम चीज़ों को सीखेंगे अभी। ओके, अमोर प्रोप्रे, व्हाट इज अमोर प्रोप्रे? अमोर डिसोई, क्या है ये अमोर प्रोप्रे और अमोर डिसोई, इसके बारे में बात करते हैं। अमोर प्रोप्रे होता है, अमोर है, लव है, और इज अ काइंड ऑफ, है ना, लव से रिलेटेड बात है, खुद से प्यार करने के बारे में बात है। इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ए सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सर अमोर डिसोई क्या होता है? इट इज ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट, इट इज ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट। सर क्या डिफरेंस है? ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट बोल दिया आपने, ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट बोल दिया, कुछ तो डिफरेंस होगा, अलग अलग वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो बिल्कुल होगा जी, बट हियर, है ना, योर सेल्फ रिस्पेक्ट डिपेंड्स ऑन अदर। जब आप खुद को सामाजिक मापदंडों पे देख के खुद को बोलते हो कि यार मैं पता नहीं काम का आदमी हूं या नहीं आदमी हूं, कि फलाना फलाना मुझे बोल रहा था कि तू नहीं है, तो कहीं मैं सच में तो नहीं हूं, तो तुम खुद से कंपेयर करने लगते हो। तो अगर तुम ऐसे हो तो तुम है, तुम्हारे लिए जो वर्ड यूज होगा दैट इज अमोर प्रोप्रे। और तुम ऐसे इंसान हो जो खुद के ऊपर रखते हो कि यार मुझे पता है मैं कैसा इंसान हूं, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे पता है मैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या कर रहा हूं, और मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा। तो आपके लिए जो वर्ड यूज होगा दैट इज अमोर डिसोय, जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जब डिपेंड नहीं करती है दैट इज अमोर डिसोय, और जब डिपेंड करती है दैट इज अमोर प्रोप्रे। समझ आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। वन इज पैरामोर, ये क्या होता है? दैट इज इलिसिट पार्टनर ऑफ ए मैरिड पर्सन। ऑफ ए मैरिड पर्सन, इसके लिए हम यूज करते हैं पैरामोर वर्ड यूज। ठीक है, ये दो फॉरेन फ्रेजेस हैं, इसके बारे में बात करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से सीखते हैं। ठीक है, अमोर इज लव, अमोर इज लव नो डाउट। पैट्रे, पिताजी जैसा लग रहा है सुनने में, यस इट इज द सेम थिंग, बट जैसे इट इज लव फॉर फादरलैंड। सर फादरलैंड जी, जैसे हम भारत को माता कहते हैं ना, जर्मनी या बाकी है ना ऐसे बहुत सारे विदेशों में पिता कहते हैं अपने देश को, अपनी ज़मीन को, अपनी नेटिव कंट्री को। तो उसके लिए जो प्यार होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं अमोर पैट्री, फॉर देयर नेटिव कंट्री। ओके, ये सीखते हैं, ये सीखते हैं, ये वर्ड आपको आता है, बिलीव मी आपको आता है, आप कर लोगे, बिलीव मी। अमोर इज व्हाट? ओके टेल मी व्हाट इज अमोर? अमोर इज लव। ठीक है, ओमनिया भी पता है, ओमनीवोरस पता है, वहीं से ओमनिया आया, ये भी हम समझ गए, इट इज फॉर ऑल। विंसिट क्या होता है? इनविंसिबल सुना है? इनविंसिबल सुना है, जिसको जीता ना जा सके, इनविंसिबल, तो विंसी यहीं से आया है, तो इस विंसी का क्या मतलब है? कनकर, जिसको जीता ना जा सके। अगेन याद करो, है ना, तो अमोर विंसिट ओमनिया मतलब लव कनकर्स ऑल। तुमने कर लिया दोस्त, तुमने इस फॉरेन फ्रेज को समझ लिया बिना ज्यादा चीजें, बिना ज्यादा दिमाग लगाए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोर विंसिट ओमनिया? दैट मींस लव कनकर्स ऑल। तो ओमनिया इज ए रूट वर्ड फॉर ऑल। ओमनीवोरस हम पढ़ेंगे, ओमनी प्रेजेंट हम पढ़ेंगे, राइट? याद करना है तुम्हें बस समझना है कि कौन से रूट वर्ड का क्या मतलब होता है और किस तरीके से उसको यूज किया गया है। ओके, हमारे पास रूट वर्ड्स हैं कुछ। हमारे पास एक वर्ड है पैथोस, पैथोस इज ए रूट वर्ड फॉर फीलिंग। फीलिंग के लिए हम यूज करते हैं पैथोस का। एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, आज क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। When the earthquake struck the region, many volunteers rushed to help the victims. Some offered food and shelter out of pure dash. तो out of, है ना, while others were able to understand the victims' emotion trauma because they felt it depth dash for their suffering. However, a few officials showed complete dash towards the crisis and failed to take timely action. Over time, the public developed dash towards those negligent authorities. Meanwhile, the two siblings seemed so closely connected to that they often joked about having dash they could predict each other's judgment. और ये 5 ऑप्शन हमारे पास हैं।
ये कह रहा है कि कहीं पे अर्थक्वेक आया, कुछ लोगों ने को लगा कि यार ये बेचारे हैं ना, इनको शेल्टर दे देना चाहिए, फूड दे देना चाहिए, तो उन्हें दया आ गई, तो उन्हें आ गई सिंपैथी। वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके इमोशंस को भी समझा, उनके ट्रॉमा को भी समझा और बहुत ज्यादा डेप्थ क्या फील किया, उनके लिए फील किया एम्पैथी। व्हेन योर फीलिंग इज डीप, तब हम वर्ड यूज करते हैं एम्पैथी। समझ आया? व्हेन यू पुट योर सेल्फ कि यार मैं होता है इसकी जगह तो क्या होता है मेरे साथ, है ना, आउट ऑफ दैट जब आप उनके लिए काम करते हो, दैट इज एम्पैथी। अब ऑफिशियल्स थे जो, उन्होंने क्या किया यार, उन्होंने कोई खास फीलिंग दिखाई नहीं उनके बारे में, ना अच्छी फीलिंग दिखाई ना बुरी फीलिंग दिखाई, और टाइमली एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने शो की अपैथी, किसी भी तरीके के इंडिफरेंस, है ना, कि कोई भी फीलिंग नहीं है। फिर लोगों को क्या आएगा, अगर ऑफिशियल्स ऐसी हरकतें करेंगे तो लोगों को आएगा जी गुस्सा, एक नेगेटिव फीलिंग आएगी विच इज एंटीपैथी। ठीक है, तो यहां पे आया एंटीपैथी। और जो दो दोस्त थे, दो सिबलिंग्स थे, वो दूसरे से कनेक्टेड थे कि उन्होंने लगा कि हम एक दूसरे के थॉट्स को समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन की हेल्प से पांचों वर्ड्स को समझ लिया। मैंने आपको बोला था आपको बहुत मजा आएगा करने में, कि आप सारे वर्ड्स खुद कर पाओगे। तो सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी है ना, सिमिलर एक फीलिंग आना, दैट इज सिंपैथी। अपैथी क्या होता है? अपैथी होता है इंडिफरेंस, कि यार मुझे नहीं ज्यादा फर्क पड़ रहा, कि जो हो रहा है होने दो, किसी के साथ अच्छा हो रहा है अच्छा हो, बुरा हो रहा है बुरा हो रहा है, मुझे कोई खास लेना देना नहीं है। एंटीपैथी क्या होता है? एंटीपैथी होता है डिसलाइक, कि एक नेगेटिव फीलिंग आ जाना। एंटी इज नेगेटिव, है ना, पैथी इज फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग आ जाना। टेलीपैथी अगेन, टेली इज फॉर, है ना, दूर की चीज़ों के लिए। टेलीपैथी होता है कि यार मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे दूसरे की चीज़ों के बारे में। और व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट पुटिंग योरसेल्फ इन दैट प्लेस, है ना, पुटिंग योरसेल्फ इन दैट शू, पुटिंग योरसेल्फ इन somebody else's shoes, that is called empathy। तो हम पांचों वर्ड्स को समझ गए, सीख गए, और आप खुद सीख गए। सिम क्या होता है? सिनोनिम्स, यही तो सिम से ही तो बना है वो भी, दैट इज सिमिलर। पैथी इज फीलिंग, तो सिमिलर फीलिंग है कि मैं समझ पा रहा हूँ दोस्त की तरह अंदर दुख है, तो मुझे दया आ गई है, उस दया के लिए मैंने, है ना, चीजें शो की। पैथी कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फीलिंग नहीं है मेरे अंदर, ए पैथी, है ना, नेगेटिव फीलिंग है मेरे अंदर तुम्हें लगे, तो एंटीपैथी। मैं दूर बैठे बैठे भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझ लेता हूँ, तो टेलीपैथी। और जब मैं खुद को तुम्हारी जगह रखता हूँ और समझता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीती है, उसके लिए मैं यूज करता हूँ एम्पैथी। ये हमने क्वेश्चन की हेल्प से भी समझा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और जब तुम शीट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करोगे तब भी तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने डेप्थ में अच्छे से चीज़ों को कवर कर गए हो। ओके, एक रूट वर्ड सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनो। मोनो इज फॉर सिंगल या वन, सिंगल के लिए, वन के लिए यूज करते हैं हम, सिंगल के लिए यूज करते हैं, या फिर वन जहां पे हमें शो करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो मोनोटोनस, अगर मैं तुम्हें बेसिक सिर्फ रूट वर्ड पढ़ाता आज, दिन रात रूट वर्ड पढ़ाता तुम्हें, या फिर मैं तुम्हें सिर्फ होमोफॉन्स पढ़ाता आज, तो तुम ना बोर हो जाते। मैं एक ही टोन में तुम्हें पढ़ाता तो तुम बोर हो जाते। मैं बिना किसी मजाक के तुम्हें पढ़ाता तो तुम बोर हो जाते, कि एक ही टोन चलते आ रही है, एक ही टोन चलते आ रही है, तो बोरिंग हो गया है। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं वर्ड मोनोटोनस। ठीक है, गैमी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, फिलोगैमी जब हम वर्ड डिस्कस कर रहे थे, तो गैमी होता है शादी, मोनो मतलब एक, जिस आदमी की एक शादी हुई हो, है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनोगैमी। हाउ सिंपल इट इज। मोनार्की हमने किया तो था डिस्कस, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किया था ना, डेमो इज फॉर पीपल, क्रेसी इज फॉर शासन। इसी तरीके से क्रेसी के साथ साथ एक आर की वर्ड भी यूज हम करते हैं शासन के लिए। तो मोनार्की इज जहां पे किसी एक पर्सन का राज हो, एक पर्सन का राज है, तो है ना, कोई राजा है या एक ही वंश उनका, है ना, बार बार आगे बढ़ रहा है, उसी का राजा है, राजा का बेटा, फिर प्रिंस जो भी है वो वहां पे राज कर रहा है, इज कॉल्ड मोनार्की। एक पर्सन है वो राज कर रहा है। एनार्की, ओके, मोनार्की अगर एक पर्सन राज कर रहा है, ए मैंने आपको बताया मतलब कोई भी ना हो, कि मतलब वेयर इज नो रूल ऑफ लॉ, कि कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, कि सिस्टम बिगड़ गया है जी, सारा सिस्टम पाड़ दिया गया है, कि ना कोई राजा है, ना कोई लोग हैं राज करने वाले, ना कोई कंट्रोल कर रहा है, राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, सब चीज़ें फैल गई हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं एनार्की। समझ आया? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है साइड। जैसे मैंने बोला था साइड, साइड क्या होता है? साइड होता है किलिंग से रिलेटेड होता है ना, साइड होता है आपका किलिंग से रिलेटेड। तो ये सर साइड में हमने और क्या सुना है, पहले एक बार वो देखते हैं। सुसाइड सुना है, यहीं से आया है। और हमने पीछे भी साइड को लेके कुछ तो पढ़ा था सर, जेनोसाइड सुना था हमने, ठीक है, जेनोसाइड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सर वेटिसाइड क्या होता है? वेटिसाइड इज, वेटिकन सिटी सुना है? हाँ, वेटिकन सिटी में कौन बैठता है? प्रोफेट बैठता है, तो किलिंग ऑफ प्रोफेट। नेक्स्ट वर्ड के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है मार्टिसाइड। साइड किलिंग के लिए यूज होता है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। और मार्टिसाइड किसके लिए यूज होगा? इट विल बी यूज फॉर द टर्म किलिंग ऑफ मदर। सर फादर के लिए भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, पेट्रीसाइड, है ना, पेट्रीसाइड यूज होता है फॉर द टर्म किलिंग ऑफ फादर। यार तुम्हें अगर याद हो तो हमने एक ना अभी अभी पढ़ा था, दैट इज अमोर पैट्रे, है ना, याद करो। अमोर पैट्रे क्या होता है? अमोर पैट्रे था
लव फॉर फादरलैंड, है ना। तो पैट्री इज द रूट वर्ड जो हम यूज करते हैं पिताजी के लिए। ओके, एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और मैं इसको नीले पेन से लिखूंगा। अब मैं नीले पेन से क्यों लिख रहा हूं ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दैट इज मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड क्या मीनिंग होता है सर मैरिटिसाइड का? मैरिटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ हस्बैंड। सर हस्बैंड की किलिंग के लिए वर्ड है हमारे पास, तो क्या कोई ऐसा वर्ड भी है जो वाइफ की किलिंग के लिए रिलेटेड हो? बिल्कुल है जी, दैट इज यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वाइफ। समझ में आ गया सर। सर मैं कुछ गैस करना चाहता हूं, मैं क्या सर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेट्रिसाइड। सर मैंने एक वर्ड पढ़ा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, तो फ्रेट्रिसाइड का मतलब कहीं किलिंग ऑफ ब्रदर तो नहीं है? तो आई लाइक बिल्कुल ठीक गेस किया भाई आपने। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर। तो सर क्या सिस्टर के लिए भी कोई ऐसा वर्ड है? बिल्कुल है, दैट इज सोरिडिसाइड। सोरिडिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर। सर मुझे ये तो आ गई बात समझ में। सर लेकिन आपने अभी एक वर्ड बोला दैट इज फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी का उल्टा क्या होगा सर? अगर फ्रेटर्निटी भाईचारा होता है तो उसका उल्टा भी कुछ होता है क्या? बहनचारा जैसे भी कोई चीज होती है, या उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सोरोरिटी, दैट इज SORORITY। सोरोरिटी हम वर्ड यूज करते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि यार मेरे को किसी चीज का अपोजिट चाहिए तो मेरे को तुरंत मिल जाएगा। अगर मेरे को सोरोरी साइड का उल्टा चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए, तो मुझे पता है दैट इज फ्रेटरी साइड। मुझे मार्टी साइड का उल्टा चाहिए, अपोजिट चाहिए, तो मुझे पता है दैट इज पैट्री साइड। मुझे मैरिटी साइड का उल्टा चाहिए तो उसका उल्टा भी है मेरे पास, दैट इज यूक्सोरी साइड। तो अगर मुझे स्पेलिंग के क्वेश्चन मेरे पास आता है या मेरे पास एंटोनिम्स आते हैं, तो रूट वर्ड्स की हेल्प से तो मैं बहुत इजीली चीज़ों को कवर कर लूंगा। तो आंसर इज यस। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें जो पहली चीज़ अभी समझ में नहीं है दैट इज वोकैब डेवलपमेंट। वोकैब डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि मल्टीपल तरीके से हम पढ़ेंगे चीज़ों को, ये मैं आपको पहले ही बताया था। तो एक तरीका तो हमने अभी देखा दैट इज PRS मेथड, है ना, प्रीफिक्स रूट सफिक्स मेथड, इटाइमोलॉजी भी बोलते हैं, रूट वर्ड्स भी मेथड भी बोलते हैं, है ना। तो इससे तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के फायदे क्या है? इसको पढ़ने का एक फायदा तो हमें पता है कि स्पेलिंग के क्वेश्चन हम कर लेंगे। हमें वर्ड्स की स्पेलिंग सही है या गलत है वो हमें समझ में आ जाएगी। और CDS एग्जाम के अंदर पहले स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आते थे, तो वो दोबारा भी पूछ सकता है। तो यू हैव टू, है ना, मेक श्योर दैट थिंग कि आप स्पेलिंग सही तरीके से लिखना सीखो। और वो कैसे सीख पाओगे? वो सीख पाओगे लिख के ही वो चीज़ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, है ना, वन वर्ड सेंटेंसेस के लिए कि यार व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द पर्सन हु लव डॉग्स, व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द पर्सन हु इज अ लवर ऑफ बुक्स। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो गए उनके लिए आपके लिए ना ये PRS मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और चीज़ों के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पता करने के लिए, है ना, मेथड बहुत ईजी है हमारे लिए। लेकिन क्या और कोई मेथड भी होता है? सर इतना तो हमें पता है, इतना तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग अब पढ़ा भी रहे हैं और ये इंटरेस्टिंग भी लगता है। बट क्या ये इनफ है कि इतने तरीके से हम पढ़ लें तो एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? तो आंसर है सारे नहीं होंगे बेटा। इतने से कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, स्पेलिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे, OWS के क्वेश्चन हो जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन हो जाएंगे, बट सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। और हमारा मोटिव है कि आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपके एग्जाम में अगर वोकैब पूछी जाती है, इस सेशन में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको करके आओ। तो इस चीज के लिए ना एक तरीका होता है पढ़ने का जिसे हम बोलते हैं ग्रुप मेथड। तो ग्रुप्स एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी स्टडी को ईजी करने के लिए, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स। सर इतना तो मैंने भी सुना है, इतना तो हमारे पेपर में पूछा जा चुका है, इतना तो पता है हमें कि सिनोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, होमोफोन्स भी पेपर में आ रहे हैं और कुछ लोग पढ़ा भी रहे हैं, होमोनिम्स भी पेपर में आ जाते हैं सर। बट ये क्या लिखा सर? नीचे होमोग्राफ भी लिखा आपने, पैरोनिम्स भी लिखा है, इपोनिम्स भी लिखा है। हाँ जी, ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा भी चुके हैं, बस आपको पता ही नहीं लगा, और आगे भी पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं है। अब ये होते क्या हैं एक बार ये समझ लेते हैं। तो हम ग्रुप मेथड से भी चीज़ें पढ़ेंगे, हम PRS मेथड से भी चीज़ें पढ़ेंगे, और जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन के मेथड से भी हम चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो आगे चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को एक एक करके ना, कि किस तरीके से हमारे एग्जाम के लिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव सेम मीनिंग, है ना। सिन मतलब सेम, नेम्स मतलब नाम, जिनका सेम मीनिंग होता है उनके लिए हम उस ग्रुप को हम यूज करते हैं सिनोनिम। जैसे हैप्पी और जॉयफुल इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ सिनोनिम्स। शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज, शी फेल्ट जॉयफुल आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज। ये तो ठीक है सर। एंटोनिम्स क्या होते हैं सर? एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट मीनिंग के साथ, जिनका मीनिंग अपोजिट हो। एक हॉट है, एक कोल्ड है, तो इन दोनों का मीनिंग, है ना, मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। तो दिस इज फॉर योर एंटोनिम्स। नेक्स्ट है सर होमोफोन्स। होमो का क्या मतलब होता है सर? होमो का मतलब होता है सेम। सिन का मतलब होता है सिमिलर। फोन्स का मतलब होता है साउंड। होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब साउंड, मतलब जिनकी साउंड सेम हो उनको हम बोलेंगे होमोफोन्स। सर मतलब CSEA और CSEE दोनों की साउंड तो सेम है जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये दोनों होमोफोन्स हो गए। बिल्कुल जी। आई कैन सी द सी फ्रॉम माई विंडो इज ए गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट है होमोनिम्स। होमो फिर से मैंने अभी बताया आपको, मतलब सेम। नेम्स मतलब नेम, जिनका नाम सेम हो, मतलब जिनकी स्पेलिंग सेम हो।
उनके लिए हम यूज करते हैं होमोनिम्स, वर्ड दैट हैव सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे वर्ड के ग्रुप्स को हम बोलते हैं होमोनिम्स। जैसे कि बैट, ए फ्लाइंग एनिमल, और एक क्रिकेट बैट, है ना, ए बैट फ्लू पास्ट द बैट लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो ये जो उठने वाले भैया हैं ये भी बैट हैं, ये जो हम बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इसके लिए जो है ना बल्ला यूज होता है, ये भी बैट है। दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट दोनों का मीनिंग अलग है। अब सर आगे की काम की बात करते हैं, एक नई बात करते हैं जो आपको नहीं पता, दैट इज होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होता है? होमोग्राफ दैट हैव द सेम स्पेलिंग, होमो मतलब सेम, बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है जी, और मीनिंग भी अलग होता है। जैसे कि एक होता है लीड टू गाइड, एक होता है लेड जो कि एक मेटल है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग क्या है? दोनों की स्पेलिंग है LEAD। शी विल लीड द टीम, पाइप्स वर वंस मेड ऑफ लेड। तो इस तरीके के वर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं होमोग्राफ्स। पैरोनिम्स क्या होता है? पैरोनिम्स होता है वो वर्ड्स का ग्रुप जिनका बेस सेम हो, जो बने हैं वो सेम वर्ड से बने हो। ठीक है, इसके लिए आगे हमें कुछ अच्छे एग्जांपल देखेंगे, वो मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। और इपोनिम्स क्या होता है? इपोनिम्स होते हैं ऐसे वर्ड जो किसी इंसान के नाम से ड्राइव किए गए हों। फॉर एग्जांपल सैंडविच, सैंडविच वर्ड जो ड्राइव किया गया है वो ड्राइव किया गया है फ्रॉम द अर्ल ऑफ सैंडविच। अब अर्ल ऑफ सैंडविच क्या है? इट इज ए टाइटल जो ब्रिटिश कॉलोनी में दिया जाता था, है ना, ब्रिटिशर्स देते थे अर्ल ऑफ सैंडविच, वहां से वर्ड निकल के आया सैंडविच। तो आई ऑर्डर्ड ए सैंडविच फॉर लंच। तो इस तरीके के वर्ड्स जो किसी के नाम से निकल के आए हुए होते हैं, किसी पर्सन के नाम से ड्राइव किए गए हैं, ऐसे वर्ड्स को हम इपोनिम्स बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आया जी। आगे चलते हैं, अब कुछ होमोफोन्स के एग्जांपल देख लेते हैं। अब होमोफोन्स के एग्जांपल से पहले एक क्वेश्चन है मेरे लिए आपके पास, दैट इज गॉड इज डैश। अब ऑप्शन है इमिनेंट, इमिनेंट एंड इमानेंट। तो क्या आंसर होगा? सबसे पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखेंगे, ये एडजेक्टिव है, ये भाई साहब भी एडजेक्टिव है, ये भाई साहब भी एडजेक्टिव है, तो तीनों एडजेक्टिव हैं। मीनिंग क्या है इनका? मीनिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज एन इमिनेंट साइंटिस्ट, वो बहुत फेमस थे। नेक्स्ट हमारे पास है इमिनेंट। इस इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, कि कुछ होने वाला है ना। देयर इज एन इमिनेंट डेंजर ऑफ हैवी रेन, कि है ना एकदम से बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो सकती है। लास्ट है हमारे पास इमानेंट। इमानेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है, क्या है वो वर्ड? वो है हमारे पास ओमनी प्रेजेंट, है ना, ओमनी प्रेजेंट। और ओमनी का मतलब होता है ऑल, प्रेजेंट का मतलब होता है ना प्रेजेंट होना, जो कहीं हर जगह प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। और उसके लिए है ना ये, अब इसका सिनोनिम हमारे पास आ गया ओमनी प्रेजेंट। और क्या मतलब हो सकता है इमानेंट का? इमानेंट का और मतलब हो सकता है नेचुरल, नेचुरल। और मतलब हो सकता है इनेट। और कोई मीनिंग हो सकता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। ओके, ओमनी प्रेजेंट के लिए एक और प्यारा सा वर्ड है मेरे पास आप लोगों के लिए जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज UBIQUITOUS, यूबिक्यूटस। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं जो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा? इमानेंट इज द आंसर, है ना। गॉड इज इमानेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज यूबिक्यूटस। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। होमोफोन्स हैं ये, दैट इज इल्यूजन, अल्यूजन एंड इल्यूजन। ये यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच हम देखें, यहाँ पे ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें, तो ये तीनों के तीनों नाउन है। मीनिंग क्या होता है? इल्यूजन के लिए एक वर्ड और हम यूज कर लेते हैं, दैट इज किमेरा, CHIMERA, किमेरा। ठीक है सर, मैं समझ गया। इल्यूजन होता है ना एक फॉल्स अपीयरेंस ऑफ रियलिटी, जो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्ट करता है बट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा है ना, ए फॉल्स आइडिया और बिलीव दैट समथिंग अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, है ना। इट इज एन इल्यूजन दैट मनी कैन बाय हैप्पीनेस। शाहरुख खान साहब कहते हैं पहले पैसा कमाओ फिर ऐसी बातें करना। ठीक है, सेकंड है हमारे पास अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है? अल्यूजन होता है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग। ठीक है, अल्यूजन होता है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग। और लास्ट वाला जो इल्यूजन है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इवेजन। ठीक है, टू एस्केप, एस्केप या टू इवेड। ठीक है, द एक्ट ऑफ इवेडिंग और अवॉइडिंग ए क्वेश्चन, इशू और प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं इल्यूजन। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 वर्ड नहीं सीखे हैं तुमने यहाँ पे 12 वर्ड सीखे हैं। तुमने इल्यूजन सीखा है, तो इसका मतलब तुमने इसके वर्ब भी तो सीखी है, दैट इज इल्यूड। इसका मतलब तुम्हें इसका है ना, इसकी एडजेक्टिव भी तो सीखे, दैट इज इल्यूसिव। अगर तुमने इसका एडजेक्टिव सीखा है, वर्ब सीखी है, तो क्या तुमने एडवर्ब नहीं सीखी इसी वर्ड की? है ना, अगर एडवर्ब की तरीके से हम यूज करेंगे तो भी तो तुम यूज कर सकते हो, दैट इज इल्यूसिवली। तो 4 वर्ड यहाँ पे, 4 वर्ड यहाँ पे, 4 वर्ड यहाँ पे, तुमने टोटल 12 वर्ड सीखे इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, दैट इज यहाँ पे अल्यूड, अल्यूसिव, अल्यूसिवली, और इसके लिए हम यूज करते हैं ELUDE, इल्यूड, एंड, है ना। और ये जो इल्यूजन वर्ड आया है, ये हमारे पास आया इवेजन। ठीक है, कि भागना, बचना।
चलो यहाँ तक समझ में आया। अब हम करेंगे कुछ चीज़ें क्वेश्चंस की हेल्प से। क्वेश्चंस की हेल्प से करने का फ़ायदा ये है कि आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। ओके जी, ही कुड नॉट असेस द वेबसाइट ड्यू टू इंटरप्शन इन इंटरनेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है सर मुझे। अब वो क्या नहीं कर सकता, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा या एसेस नहीं कर पाएगा वेबसाइट को। तो करेक्ट आंसर हियर इज एक्सेस नहीं कर पाएगा, वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एसेस तो असेसमेंट होती है, ठीक है, कि उसकी असेसमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है जी, शी वॉज ट्राइंग टू अले हर क्राइम बेबी। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, ओके। तो इनका क्या मीनिंग होता है? जो ये वाले अले है ना, इनका मतलब होता है गलियां, स्ट्रीट के लिए है ना, यूज कर सकते हो आप इनको। बट किस तरीके की गलियां जी? विलेज है ना, गांव की गलियां, अलेज ऑफ विलेज। और ये वाले अले का क्या मतलब होता है? ये वाले अले का मतलब होता है अले 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 अले, ये चीजें करना। ठीक है, कि बच्चे को कंसोल करना, टू अपीज, टू पैसिफाई, ये मतलब है इस अले का। ओके जी सर। टिम्बर मुझे पता है सर, टिम्बर होती है सर लकड़ी। ये तो मुझे बचपन से पता है सर। मुझे कैसे पता है? क्योंकि टिम्बरलैंड करके एक ब्रांड होता है और वैसा ही एक ब्रांड वुडलैंड करके आया था, इसलिए मुझे पता है टिम्बर होता है लकड़ी। बट सर यहाँ पे एक और टिम्बर लिखा है और लकड़ी ऑफ योर वॉइस तो आंसर नहीं होना चाहिए। सो आंसर तो मुझे पता लग गया सर, आंसर तो ये वाला है। लेकिन इस टिम्बर का मतलब क्या होता है? इस टिम्बर का मतलब होता है जी यूनिक क्वालिटी। यूनिक क्वालिटी सर, मैं समझ गया। वो कहना चाहता है द क्वालिटी ऑफ वॉइस इज यूफोनियस। सर यूफोनियस लिखा है यहाँ पे। यूफोनियस में आपने मुझे बताया था जब हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर को कि ईयू इसमें एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है और ईयू का मतलब होता है गुड। मतलब उसकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है, जिस वजह से उसकी आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है। क्या ये मतलब इस सेंटेंस का? तो द आंसर इज यस। अगर तुम इतना समझ जा रहे हो ना, तो भाई तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई हैं और तुम एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आने वाले हो। चलो, दिस बेवरेज विल एल या फिर एल यू। ठीक है, ये भाई साहब जो होते हैं ALE, दैट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक। कि ये बेवरेज आपको एक एल्कोहलिक ड्रिंक बना देगी, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है तो आंसर दूसरा है। बट उसका मतलब क्या होता है? जो AIL वर्ब है ना, वर्ड है, ये वर्ब है और ये आया है एलमेंट से। एलमेंट जो कि एक नाउन है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलनेस। अब ये तो समझ में आ गया सर मुझे। अच्छा, यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गया तो दो और चीज होती हैं। ये तो एल हो गया, एक होता है आइल। आइल की स्पेलिंग होती है AISLE और एक आइल की स्पेलिंग होती है ISLE। अगर आपको इनके बीच में डिफरेंस पता है तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। है ना? अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो है ना, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। भाई क्या मतलब होता है? जो AISLE आइल होता है, इसका मतलब होता है कि वो पैसेज, ये रास्ता जो दो रोज के बीच में हो, दो सीट्स के बीच में हो, दो शेल्फ्स के बीच में हो, है ना, कि दोनों तरफ कुछ हो उसके, और उसके बीच का जो नैरो पैसेज है उसको हम बोलेंगे आइल। और ये वाला आइल हम यूज करते हैं आइलैंड के लिए। सर कुछ याद आ रहा है मुझे। क्या सर? मैं लास्ट टाइम जब ट्रैवल कर रहा था एयरप्लेन में तो मैंने देखा कि सीट्स हैं, इधर भी कुछ सीट्स हैं, इधर भी कुछ सीट्स हैं। मैं कहा हाँ बेटा बिल्कुल है। तो एक सीट यहाँ थी, एक सीट यहाँ थी, एक सीट यहाँ थी और इस तरीके से हम बैठे हुए थे। इधर भी ऐसा ही था। मैं क्या ठीक बोल रहे हो आप सर? तो जब मैं ये चीज़ देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि इस सीट को तो बोलते हैं विंडो सीट। मैं क्या हाँ जी। आपने अभी बताया कि इस पोर्शन को बोलते हैं आइल, दैट इज AISLE। तो इन सीट्स को आइल सीट बोलते हैं ना सर? किसी ने तो बोला था कि आइल सीट पे बैठा हूं। तो हाँ बेटा, यही होती है आइल सीट, जो है ना इस पैसेज के साथ में है। इन सीट्स को आप आइल सीट्स बोलोगे। समझ में आया? परफेक्ट। अब पैरोनिम्स के बारे में बात कर लेते हैं ना। मैंने वहां ऊपर एग्जांपल चुड़वा दिया था क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने हैं। पैरोनिम्स क्या होता है? मैंने आपको बताया, पैरोनिम्स वो होते हैं जिनका रूट है ना बेस वर्ड सेम होता है, जो एक वर्ड सेम वर्ड से बन के निकले हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो होते हैं आपके पैरोनिम्स। पैरोनिम्स ओके। तो जैसे कि पहला वर्ड हम पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम कंटिन्यूअली या कंटिन्यूसली। सर देखो, मुझे ये समझ में आया कि ये दोनों वर्ड तो बने तो कंटिन्यूस हैं, इस चीज़ में तो मुझे कोई डाउट नहीं है। दोनों वर्ड कंटिन्यूस से बने हैं, लेकिन सर कंटिन्यूसली होते हैं। कंटिन्यूअली क्या होता है ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो इसका आंसर कंटिन्यूसली ही होगा ना। तो आंसर इज नो, कंटिन्यूसली इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कंटिन्यूअली ही है। सर क्या डिफरेंस होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। बेटा कंटिन्यूसली का मतलब होता है कि आप चीज़ें विदाउट ब्रेक कर रहे हो, और कंटिन्यूअली का मतलब होता है कि आप चीज़ें विद ब्रेक कर रहे हो। अब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
है ना, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कैसे प्रिपेयर करते हो? 6 घंटे आज पढ़े, फिर है ना खाना वाना खाने चले गए, रेस्ट किया, सो गए, अगले दिन उठ के फिर 6 घंटे पढ़े, उससे अगले दिन उठ के 5 घंटे पढ़े, उससे अगले दिन आपने 7 घंटे पढ़े, तो आप लगातार नहीं पढ़ते जा रहे ना एग्जाम तक। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, उसके बीच में ब्रेक्स हैं, और इस तरीके से जब आप चीज़ों को है ना कंटिन्यू फॉर्मेट में चलते हो तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूली। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम लिख रहे हो, तो आप लगातार 3 घंटे तक लिखे जा रहे हो, किसी तरीके का कोई ब्रेक नहीं है, तो वहां पे आप एग्जाम कंटिन्यूसली राइट करते हो, लेकिन प्रिपरेशन आप एग्जाम की कंटिन्यूली करते हो, और दोनों वर्ड कंटिन्यू से बने हैं, इसलिए ये पैरोनिम्स है। ऐसे ही अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड आपके इंटरेस्ट वर्ड से बने हैं, ऑफिशियस और ऑफिशियल आपके ऑफिस से बने हैं, स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअस आपके स्पिरिट वर्ड से बने हैं। यहां तक तो आ गया समझ। सर ये एग्जांपल आपने पहले दिया है मुझे, ही शुड बी अनइंटरेस्टेड बीइंग ए जज या ही शुड बी डिसइंटरेस्टेड बीइंग ए जज। भाई डिसइंटरेस्टेड ना, डिसइंटरेस्टेड क्या होता है? डिसइंटरेस्टेड होता है अनबाइज्ड, कि मैं अनबाइज्ड हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तू कौन है, लेकिन मैं जो ओपिनियन दूंगा वो दूंगा जो सही होगा, ठीक है, मैं वो सही फैसला सुनाऊंगा, मेरा पर्सनल रिलेशन कुछ नहीं है जब तक मैं जज हूं, यहाँ पे जज की कुर्सी पे बैठा हूं, ठीक है। तो और अनइंटरेस्टेड होता है कि जो तुम लोग हो पढ़ाई को लेके, कि है ना इंटरेस्ट ही नहीं है, करनी नहीं है। ओके, इंटरेस्ट से एक और वर्ड, अच्छा सा वर्ड याद आता है जिसका नाम है TERFUNCTORY, परफंक्शन ट्री। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है सुपरफिशियली इंटरेस्टेड, कि अति पर, सुपरफिशियली इंटरेस्टेड। ओके चलो आगे चलते हैं। आई एम इरिटेटेड बाय योर ऑफिशियस बिहेवियर या फिर ऑफिशियल बिहेवियर। अब क्या ये एडजेक्टिव है? हाँ जी, दोनों के दोनों एडजेक्टिव है यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लियर है बात। अब सर मैं किसी के ऑफिशियल बिहेवियर से क्यों इरिटेट होऊंगा? वो तो अच्छी बात है ना, ऑफिशियल बिहेवियर कर रहा है। ऑफिशियल बिहेवियर क्या है कि जैसा ऑफिस के अंदर बिहेव करना चाहिए वो वैसा बिहेव कर रहा है, तो ऑफिशियल बिहेवियर से तो नहीं मैं परेशान होना चाहिए। सो द आंसर विल बी ऑफिशियस बिहेवियर। लेकिन ऑफिशियस का मतलब क्या होता है? ऑफिशियस का मतलब होता है अनवांटेड इंटरफेरेंस। ओके सर, तुम कोई इंटरफेरेंस कर रहा था, मैं चाहता ही नहीं हूं, बार बार वो है ना उसके इस तरीके के बिहेवियर से मैं परेशान हो गया। सर इट मेक सेंस, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ही वॉज फीलिंग इंटॉक्सिकेटेड आफ्टर टेकिंग स्पिरिचुअल ड्रिंक या स्पिरिचुअस ड्रिंक। सर स्पिरिचुअल ड्रिंक क्या होता है? वो तो कुछ भी नहीं होता ना भाई, सही बात, स्पिरिचुअल तो आध्यात्मिक होता है। स्पिरिचुअस क्या होता है? स्पिरिचुअस मतलब एल्कोहलिक, जो स्पिरिट हम बोल देते हैं ना जी दारू को, है ना, अल्कोहलिक ड्रिंक पीने के बाद उसे इंटॉक्सिकेटेड फील हो रहा है। यहाँ तक सर मुझे समझ में आया। अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना, मिक्स मैच क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, और दैट विल हेल्प अस इन प्रिपरेशन। क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर जब वो कैब आएंगे ना, तो वो यही इसी तरीके से मिक्स मैच होकर आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही रूट वर्ड से सब आ रही है या एक ही ग्रुप से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो आपको अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, जो मैं करवा दूंगा, कि किसी भी तरीके की वो कैब आपके एग्जाम में किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ ली जाए, आप कर लोगे। तो क्वेश्चन हमारे पास, द सिटीजन वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द कंट्री वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी बिजनेसमैन रेदर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सच ए सिस्टम इज नोन एज। चलो जी देखते हैं। डेमोक्रेसी हम पढ़ चुके हैं ना। डेमो मतलब क्या होता है? डेमो मतलब होता है पीपल, क्रेसी मतलब होता है शासन। सर डेमो तो होता है पीपल, क्रेसी होता है शासन, मतलब ये तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, तब होता है डेमोक्रेसी। तो ये तो आंसर नहीं है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना सर, ऑफिशियल्स को बोलते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है इसका आंसर। सर थियो आपने पढ़ाया था, थियो का मतलब होता है गॉड, और क्रेसी का मतलब होता है राज करना। अब भगवान तो राज नहीं करेंगे किसी स्टेट पे, भगवान को मानने वाले कर सकते हैं, मतलब रिलीजियस पीपल राज कर सकते हैं, तो बोलूंगा ना मैं थियोक्रेसी। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्लूटोक्रेसी। ये तो मुझे समझ में आ गया। अब बाकी भी चीजें देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, ब्यूरोक्रेसी रूल्ड बाय द ऑफिशियल्स, प्लूटोक्रेसी इज रूल्ड बाय द वेल्दी पीपल, जो कि हमारा आंसर भी था, एंड थियोक्रेसी इज रूल्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटी। यहां तक मुझे समझ में आता है, बिल्कुल आता है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड स्ट्रेटोक्रेसी। ये क्या है? इट इज, है ना, रूल्ड बाय, इट इज रूल्ड बाय मिलिट्री क्लास, है ना, इट इज रूल्ड बाय मिलिट्री क्लास। इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। सर क्लेप्टोक्रेसी क्या होता है? क्लेप्टोक्रेसी तो मैंने सुना है सर, मैंने कहाँ सुना है? मैंने एक वर्ड सुना है सर, क्लेप्टोमेनिया करके मैंने एक वर्ड सुना है। क्लेप्टोमेनिया कुछ होता है। अब क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? इफ आई रिमेंबर, क्लेप्टोमेनिया होता है, बीमारी होती है सर। मेनिया है ना, पागलपन होता है। किस चीज़ का? ये पागलपन होता है चोरी करने का, कि कुछ लोग ना ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि वो चोरी कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता। बिल्कुल ठीक। तो सर क्लेप्टो मतलब चोरी, और क्रेसी मतलब शासन, तो चोरों का शासन, चोर कैसे शासन करेंगे? मतलब करप्शन करेंगे ना। तो गवर्नमेंट बाय करप्ट पीपल, करप्ट लीडर्स, इस चीज को हम बोलेंगे
क्लेप्टोक्रेसी। सर क्रेटोक्रेसी क्या होता है? क्रेटोक्रेसी होती है भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। और लास्ट हमारे पास पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है, पेंटिसोक्रेसी पता क्या होता है? ये होता है एक आइडियल यूटोपियन सोशल सिस्टम होता है। मतलब सर क्या होता है यूटोपियन सिस्टम? यूटोपियन सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे सब अच्छा अच्छा हो, सतरंगी दुनिया बोलते हैं ना, कि ना कोई चोरी हो रही है, ना किसी को काम करना पड़ रहा है, ना किसी को टैक्स पे करना पड़ रहा है, सरकार सबको घर पे बैठे खाने को दे रही है, सारे मजे मार रहे हैं, है ना, इस तरीके का, कोई सब बराबर हैं सोसाइटी के अंदर, कोई अमीर गरीब नहीं है, इस तरीके के एक आइडियल सिस्टम है को बोला जाता है पेंटिसोक्रेसी। अच्छा एक वर्ड में देता हूँ तुम्हें, दैट इज मोबोक्रेसी। समझ गए होगे इसका मतलब? मोबोक्रेसी क्या होता है भाई? जब मॉब आपके है ना शासन करने लग जाए, मॉब शासन कर रही है ना, भीड़ शासन कर रही है, मतलब किसी भी तरीके का शासन उधर नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मोबोक्रेसी। ओके जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या हम ये कर पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अनलाइक पांडास बियर्स आर जनरली डैश कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट भी खा सकता है, एनिमल भी खा सकता है, मतलब सब खा रहा है। सब खा रहा है मतलब रूट वर्ड में देख रहा ओमनी, VOR इज ए रूट वर्ड फॉर ईटिंग। ठीक है, तो जो सब खा रहा है उसको मैं बोलूंगा ओमनीवोरस। ये तो हो गया। चलो आगे देखते हैं, एक बार बाकी ऑप्शंस को समझते हैं उनका क्या आंसर है। तो वॉर मतलब ईटिंग, ठीक है, कारण मतलब बॉडी, वॉर मतलब ईटिंग, कारण हमने पढ़ा था ना, कारण हमने कार्नेज पढ़ा था, कान से हमने कार्निवल पढ़ा था, और कॉर्निवोरस भी तो पढ़ा था। कार्निवोरस होता है फ्लैश ईटर, हर्बीवोरस हर्ब्स खाने वाले मतलब प्लांट ईटर्स, और ओमनिवोरस क्या होता है? ओमनिवोरस होता है सब कुछ खाने वाले, तो दोज हु ईट एवरीथिंग आर कॉल्ड ओमनिवोरस। अब वोरेशियस क्या होता है? वोरेशियस इज अगेन है ना एक एडजेक्टिव की तरीके से हम इसको यूज कर रहे होते हैं, कि जो डिवेट्स ग्रीडली, जिसे ना सब कुछ चाहिए, जिसको जिसको जो लालची एक तरीके से हम कह सकते हैं, और पॉजिटिव सेंस में भी इसका हम वर्ड यूज कर लेते हैं कि वो नॉलेज का भूखा है ना, वो किताबों का भूखा है, इस तरीके के लिए पर्सनैलिटी के लिए हम वोरेशियस वर्ड यूज कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम समझते हैं, दैट इज इक्वीवोर। वोर तो खाने से रिलेटेड है, इक्वी का क्या मतलब होता है? यार हमने एक वर्ड किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने एक वर्ड किया था, दैट इज हिप्पोफाइल। क्या मतलब था हिप्पोफाइल का? याद करो, रणदीप हुड्डा का एग्जांपल दिया था हमने। हिप्पोफाइल का मतलब था लवर ऑफ हॉर्सेस। इसी तरीके से इक्वीवोर इज, इक्वी इज रूट वर्ड फॉर हॉर्सेस, ये भी हॉर्सेस के लिए यूज होता है। तो जो है ना खाता है हॉर्स का फ्लैश, उसके लिए हम यूज करते हैं इक्वीवोर। लिमिवोरस क्या होता है? लिमिवोरस इज ईटिंग मड, तो वो बैक्टीरियाज, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मड खा के जिंदा रहते हैं, दोज आर लिमिवोरस। फ्रक्टिवोरस जो फ्रूट्स खाते हैं, कैल्सीवोरस जो कैल्शियम खाते हैं, वो बैक्टीरियाज है ना जो कैल्शियम खा के पलते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं कैल्सीवोरस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कुछ, दैट इज, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अवियरी। यहाँ पे एक रूट वर्ड है दैट इज AVI। AVI का मतलब होता है एयर, यहीं से तो वर्ड निकल के आया है। इफ आई रिमेंबर, आपने एक वर्ड सुना है दैट इज एविएशन, यहीं से तो वर्ड निकल के आया है जो आप लोगों ने सुना है एविएटर। ठीक है, और क्या याद आता है इससे? एक एवियरी क्या होता है? एवियरी होता है ए लार्ज केज, ए लार्ज केज इन विच, ए लार्ज केज इन विच बर्ड्स आर केप्ट। अब मुझे तुम ये बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम मुझे एविसाइड का मतलब नहीं बता सकते? क्या तुम नहीं बता पाओगे एविसाइड का क्या मतलब होता है? तुमने नहीं पढ़ा ये वर्ड, मैंने मान लिया आज से पहले, लेकिन क्या तुम अब नहीं बता सकते? एविसाइड, किलिंग ऑफ बर्ड्स। चलो, है ना, ये रहा एविसाइड, किलिंग ऑफ बर्ड्स। एक और है हमारे पास वल्पिसाइड। वल्प क्या होता है? वल्प नहीं पता हमें, है ना? वल्प होता है जी फॉक्स। तो वल्पिसाइड इज किलिंग ऑफ फॉक्स। यहां तक तो समझ में आ गया सर मुझे? किलिंग ऑफ फॉक्स के लिए हम वल्पिसाइड यूज करेंगे। एक वर्ड सुना है सर मैंने, वल्पाइन, VULPINE, वल्पाइन। सर आपने बोला वल्प होता है फॉक्स, तो वल्पाइन होगा है ना जो फॉक्स के जैसा होगा, फॉक्स लाइक। तो इसको कई बार हम ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर लेते हैं कि ही इज वल्पाइन पर्सन, की मतलब वो चतुर है, लोमड़ी के जैसा चालाक है ना। तो वल्पाइन का मतलब है फॉक्स के जैसा। लेकिन सर आइन मतलब जैसा होता है, तो एक वर्ड सुना है मैंने, कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? कैन मतलब होता है डॉग, तो कैनाइन क्या होगा? कैनाइन होगा डॉग लाइक। तो हमारे जो कैनाइन टीथ्स होते हैं, कुत्ते के जैसे जो दांत होते हैं हमारे, सर एक मैं वर्ड क्रिएट करता हूं दैट इज कैनोफिलिया। तो इसका मतलब लव फॉर डॉग्स होगा क्या? बहुत सारे लोग आप में से कैनोफाइल होंगे, तो क्या इसका मतलब कैनोफिलिया का मतलब लव फॉर डॉग्स होगा क्या? तो आंसर इज यस। और एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, दैट इज सिनो, हम यूज करते हैं चाइना के लिए। ठीक है, यहां तक मुझे समझ में आया सर। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं।
And the politician was so dash that he could continue speaking for hours without giving others a chance to respond. यार पॉलिटिशियन था जो वो लगातार बोले जा रहा था, घंटों तक बोले जा रहा था, इसका मतलब वो बढ़िया बोलने वाला इंसान है. तो क्या वो डायलॉग कर रहा था? नहीं यार. क्या वो मोनोलॉग कर रहा था? नहीं यार. लोकेशियस था या एपिलॉग था? होता क्या है, चलो समझते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका आंसर है लोकेशियस. यहाँ पे दो रूट वर्ड्स होते हैं आपके पास. वन इज LOQUA लोका एंड अनदर इज LOGUE लॉग. इन दोनों का मतलब होता है स्पीकिंग. और शियस क्या होता है? शियस होता है फुल ऑफ, हैविंग द क्वालिटी ऑफ. तो लोकेशियस कौन होगा? लोकेशियस होगा जो बहुत ज़्यादा टोकेटिव होगा, जो घंटों तक लगातार बोल सकता है, या जो बहुत बढ़िया बोलेगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लोकेशियस. तो लोकेशियस इज द राइट आंसर है. ये तो हमें समझ में आ गया. डायलॉग होता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. डाई मतलब दो, लोग मतलब बातें. तो जब दो लोग बैठ के बातें कर रहे हो या दो से ज़्यादा लोग बैठ के बातें कर रहे हो तो हम यूज़ करेंगे डायलॉग. मोनो मतलब एक, है ना. लोग मतलब बोलना. तो ये लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन. मोनोलॉग से तुम्हें याद आना चाहिए कार्तिक आर्यन. उसकी ना जाने कितनी मूवीज में मोनोलॉग दिए उसने और वो बहुत फेमस हुए हैं भाई. मोनोलॉग मतलब कार्तिक आर्यन, यहाँ तक मेरे को याद है. और एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग होता है द कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ ए बुक, प्ले या स्पीच. जब प्ले, स्पीच या कोई बुक खत्म होती है, जो सेक्शन उसका कंक्लूडिंग सेक्शन होता है उसको बोला जाता है एपिलॉग. यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल आया. एक वर्ड और सीख लो, फिर यहाँ तक समझ में आ ही गया है तो एक वर्ड और आ जाएगा तुम्हें समझ में. दैट इज SOLILOQUY. सोलिलोक्वी. सोलिलोक्वी क्या मतलब है इसका? सर ये तो होता है सोलो और लोक्वी होता है बोलना. तो मतलब सेल्फ टॉक होता है इसका मतलब कि अकेला मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, दैट इज सेल्फ टॉक. और ये जो मन मन में मैं बातें कर रहा हूँ उसके लिए भी सोलिलोक्वी यूज करेंगे. यहाँ पे मोनोलॉग के अंदर और सोलिलोक्वी के अंदर डिफरेंस है. मोनोलॉग इज ए काइंड ऑफ स्पीच जो आप लगातार दे जा रहे हो, एक ही पर्सन बोले जा रहे हैं ना, और फटाफट एक मोनोटोनस होकर बोले जा रहे हैं. एंड सोलिलोक्वी इज जब आप अपने आप से बात करते हो, अपने मन में बात करते हो, आप है ना खुद से अकेले में बैठ के अकेले बात करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं सोलिलोक्वी. और तीन वर्ड और है हमारे पास. ऑब्लिक्वी क्या होता है? दैट इज, ये सर थोड़ा अजीब सा लग रहा है सर, थोड़ा गंदा सा लग रहा है, तो होता भी वही है जी, बिटर एंड अब्यूजिव लैंग्वेज. बिटर एंड अब्यूजिव लैंग्वेज. कोलिक्वी क्या होता है? सर कोलिक्वी समझ में आता है मुझे, है ना, डेली यूज की लैंग्वेज के लिए. जो हम डेली यूज की लैंग्वेज है या फिर जो फॉर्मल डिस्कशन है दो लोगों के बीच में, है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं. और इलोक्वेंस क्या होता है? इलोक्वेंस सर ये कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बोलने को लेके कुछ बढ़िया सी क्वालिटी है, तो वही होता है दोस्त. द आर्ट ऑफ फ्लुएंट एक्सप्रेसिव स्पीच. इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इलोक्वेंस. यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल है. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ना, एक और क्वेश्चन हम करते हैं. डिस्पाइट फेसिंग रिपीटेड फेलियर्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स, शी कंटिन्यूड वर्किंग टुवर्ड्स हर गोल विद रिमार्केबल सेरेंडिपिटी, बॉम्बास्टिक, सेरेनिटी या फोर्टिट्यूड. इसका आंसर मुझे बताओ आप, है ना, पोज कर दो और इसका आंसर बताओ. ये चारों वर्ड आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और हर बार, है ना, बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं. इजी वर्ड्स हैं, ठीक है. तो इसका आंसर तो होगा यहाँ पे फोर्टिट्यूड. फोर्टिट्यूड क्या होता है? फोर्टिट्यूड होता है टू शो करेज and patience in difficult time. इसके लिए हम यूज करते हैं फोर्टिट्यूड. तो यहाँ पे फेलियर्स भी थे, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी थी और भी क्रिटिसिज्म था, स्टिल वो काम करती रही. तो उसने क्या शो किया? उसने शो किया फोर्टिट्यूड. बाकी वर्ड्स का मीनिंग भी समझ लेते हैं. एंड दीज आर दोज वर्ड जो आपके एग्जाम में इतनी बार आए हैं मैं बता नहीं सकता दोस्त सच में. सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी होता है एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, एन अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून. अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून. इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, बताओ क्या है? यूरेका. यूरेका मूवमेंट बोलते हैं, है ना. ओके. बोम्बास्टिक क्या होता है? बोम्बास्टिक होता है पॉम्पस, है ना, और ओवरली इन्फ्लेटेड स्पीच की किसी ने स्पीच दी है लेकिन, है ना, उसमें गोलमोल कर दिया है, मुद्दे की बात नहीं की उस बंदे ने, इधर उधर की सारी बातें करके निकल गया है लेकिन काम की बात नहीं करी. दैट इज कॉल्ड बोम्बास्टिक. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सेरेनिटी. सेरेनिटी होता है कामनेस या फिर इसके लिए हम बोल सकते हैं पीसफुलनेस. ठीक है, पीसफुलनेस. फोर्टिट्यूड में बता चुका हूँ, करेज और स्ट्रेंथ इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी या टू शो करेज एंड पेशेंस इन डिफिकल्ट सिचुएशन. यहाँ तक समझ में आया? परफेक्ट. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. द ऑडियंस वॉज कंप्लीटली डैश व्हेन द मैजिशियन मेड एन एलिफेंट डिसअपियर इन फ्रंट ऑफ देयर आइज. यार एक मैजिशियन तुम्हारी आंखों के सामने एक हाथी को गायब कर देगा तो तुम क्या हो जाओगे?
तुम हो जाओगे अमेज। और अमेज के लिए यहाँ पे हमारे पास वर्ड हैं, जो सही आंसर है वो है फ्लैबरगॉस्टेड। अपैलिंग भी अमेज होना होता है, लेकिन अपैलिंग इज ए नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड, तो इसलिए तुम्हें कॉनोटेशंस का समझ होनी चाहिए। एंड फ्लैबरगॉस्टेड इज ए पॉजिटिव कॉनोटेशन वर्ड। समझते हैं, ठीक है? तो फ्लैबरगॉस्टेड इज द राइट आंसर। फ्रिवलेस क्या होता है? फ्रिवलेस होता है जो कि तुम लोग थे, या तुम लोग तो नहीं हो, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही छोड़ के भाग गए, क्योंकि वो लोग हैं नॉन सीरियस अपनी लाइफ को लेके, अपने एग्जाम को लेके और अपनी वोकैब को लेके, है ना? तो जो लोग नॉन सीरियस होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं फ्रिवलेस। अपैलिंग मैंने आपको बताया है ना, नेगेटिव सेंस में अमेज्ड होना या फिर एक्सट्रीमली शॉक होना, हॉरिफाइंग होना, कि तुम्हें कोई ऐसी खबर मिली कि तुम भौचक्के रह गए, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में तुम दुखी हो गए, तुम्हें झटका लगा, इसलिए अपैलिंग इज द राइट वर्ड फॉर दैट। और अगर तुम्हें मजा ही आ जाता, कोई है ना, कोई खबर सुनी तुम्हें कि तुम सुबह उठे और तुम्हें खबर मिली कि तुम्हारी लग गई 200 करोड़ की लॉटरी, है ना, यू विल बी फ्लैबरगॉस्टेड। तुम है ना एक्सट्रीमली सरप्राइज हो, कि मजा ही आ जाएगा तुम्हें, है ना। शी वॉज फ्लैबरगॉस्टेड बाय द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। एंड परपेचुअल क्या होता है? परपेचुअल होता है कंटिन्यूइंग फॉर एवर, कि है ना एक लॉन्ग 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 टाइम के लिए कोई चीजें लगातार चल रही हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परपेचुअल। ही सीम टू बी इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ हरी। वो यार हमेशा जब उसको देखता हूँ ना, हमेशा जल्दी में रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो दिस इज योर लास्ट पेज। लास्ट पेज मैंने छोड़ा आप लोगों के लिए खाली, ये आपने लिखना है। जब आप इसके ना प्रिंट निकालोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप खुद से वादा करोगे, है ना, प्रॉमिस करोगे कि आप इस सीरीज को ही छोड़ो, आप प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहली चीज तो पहला वादा ये करोगे। दूसरा वादा आप अपने आप से यहाँ पे लिखोगे कि जो भी रिक्वायरमेंट है आपके ऑफिसर बनने के लिए, जो भी आपका ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करोगे, और आपको जो भी हेल्प उसके लिए चाहिए आप मेरे से वो हेल्प ले लोगे, और मैं वो हेल्प करने को तैयार हूँ। और एक चीज आपको करनी है, वो आपको ये करनी है कि नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना, जो भी आप चाहते हो, कोई भी सवाल आपके मन में है वो आप पूछ सकते हो। जो क्वेश्चंस आपसे मैंने बीच में पूछे हैं उनके आपको आंसर करने हैं, है ना, एंगेज करेंगे। कोई भी डाउट है अपनी लाइफ को लेके वो भी आप पूछ सकते हो। एंड इफ यू वांट पीपल, है ना, इफ यू पीपल वांट टू कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, तो यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम @Sachin_Shokand __। तो तुम अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये पढ़ते हुए, जब तुम इस चीज़ को पढ़ रहे हो, इसकी तुम एक स्टोरी लगा के मुझे टैग कर सकते हो। आई विल रीशेयर दैट, और हम, है ना, बताएंगे दुनिया जहां को कि हम पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और हमारी प्रिपरेशन भी डंके की चोट पे होगी, हमारा रिजल्ट भी डंके की चोट पे होगा। एंड लास्ट वर्ड्स आर, है ना, ते अमो टू ऑल ऑफ यू, टी अमो टू ऑल ऑफ यू, एंड जटैम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ख्याल रखना अपना। तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।